हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार की ज्योग्राफी। जी हाँ, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे एग्जामिनेशन बीपीएससी के दे रहे हो या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, आपको बिहार की ज्योग्राफी अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो मास्टर वीडियो होने वाला है क्योंकि एक सिंगल वीडियो में ही मैं ये 5 चैप्टर डिस्कस करूँगा। इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, यानी बिहार के बारे में हम परिचय करेंगे, बिहार का हिस्ट्री और बिहार के ज्योग्राफी को साथ में मिक्स करके। उसके बाद हम फिज़िकल स्ट्रक्चर देखेंगे बिहार का क्या है। फिर बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और बिहार के फॉरेस्ट रिपोर्ट को जानेंगे, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है बिहार का, उसके बारे में भी हम समझेंगे। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है हम एमसीक्यू के थ्रू हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सारा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बिहार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्गम स्रोत के रूप में बिहार ने संसार को शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया। पूरे भारत में उत्पन्न हुए 16 महाजनपदों में वो बिहार में ही वो मगध साम्राज्य था जिसने पूरे 16 महाजनपदों को डोमिनेट किया। गुप्त काल में बिहार विद्या, साहित्य और विज्ञान की अद्भुत प्रगति का साक्षी रहा। बिहार में ही सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ। 1857 में बाबू कुंवर सिंह और पीर अली जैसे देशभक्तों ने ब्रिटिश सत्ता को बिहार से ही चुनौती दी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था चंपारण सत्याग्रह, वो बिहार से शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में बिहार की भूमि ने प्रदान किया। बिहार में लोकनायक जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति जो भी बिहार से ही शुरू हुई। अब बात अगर बिहार के नाम की करें कि ये जो बिहार है, बिहार का नाम कैसे बिहार रहा। तो देखिए, एक्चुअली बिहार में पहले बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहते थे, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षु के रहने का जगह को हम विहार कहते हैं, ठीक है। ये वाला विहार फिर बोलचाल की भाषा में चलन में आते आते ये विहार से हो गया बिहार, ठीक है। तो आज के टाइम में हमारे राज्य का नाम है बिहार। तो क्या आज का जो पॉलिटिकल बाउंड्री है बिहार का, ये जो आप मैप बिहार का देख पा रहे हो, क्या ये इतिहास में ऐसा ही बिहार का मैप था? जी नहीं। तो सदियों से बिहार का मैप जो है काफ़ी बदला है। बिहार का जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, राजनीतिक सीमाएं हैं, वो काफ़ी चेंज हुई है दशकों दर दशकों। अब बात 1911 की करें। 1911 ये वो वक्त था जब दिल्ली में लगाया गया था जॉर्ज फिफ्थ का दिल्ली दरबार, जिसको हम कहते थे दिल्ली दरबार। उसके बाद इसी में ये डिसाइड किया गया कि बिहार को बंगाल से अलग कर देंगे। जी हाँ, बिहार पहले क्या था कि बंगाल के साथ था, ठीक है। और बिहार में साथ में उड़ीसा था, साथ में झारखंड था और ये पूरा, और फिर साथ में बंगाल, ये सारा कुछ यहाँ पे मिला हुआ था और पूरा एक बंगाल प्रोविंस के नाम से ब्रिटिश राज में हुआ करता था। लेकिन 1911 में इसकी मांग बढ़ने लगी और इसमें जब दिल्ली दरबार में जॉर्ज फिफ्थ आए और तो यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि 1911 में ये डिसीजन लिया गया था कि बिहार को अलग किया जाएगा। फिर 1912 ये वो साल था जब ये बातें इम्प्लीमेंट करी गई, लागू कर दी गई कि बिहार को कर दिया गया बंगाल से अलग। लेकिन उस वक्त बिहार के साथ था उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है वो बिहार के साथ ही था। फिर वक्त आया 1936 का, 1936 का। यहाँ पे उड़ीसा अब अलग हो गया था बिहार से, ठीक है। बिहार से उड़ीसा अब अलग हो गया था 1936 में। उसके बाद वक्त आया 2000 का। 2000 ईस्वी में जब बिहार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो छोटा नागपुर का एक प्लेटू था, जो ये वाला इधर वाला जो प्लेटू आ जाता है, ये वाला ही अलग हो गया, ठीक है। और उसका नाम पड़ा झारखंड। और ये पूरा ट्राइबल एरिया था, ठीक है। तो झारखंड में मोस्टली ट्राइबल लोग ही रहते थे, तो इसलिए इसका नाम झारखंड पड़ा और ये 2000 ईस्वी में अलग हो गया। लेकिन क्या था कि बिहार के जो भी मिनरल रिसोर्सेज थे वो इसी साइड थे, झारखंड के साइड। और इसके साथ ही बिहार
में जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो चले गए, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो मिनरल रिसोर्सेज इसमें बचे हैं उसके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में हम पढ़ाई करेंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि 2000 ईस्वी के बाद ही हमारा जो बिहार का मैप है वो आज का जो प्रेजेंट मैप है इस तरह से आकर बन के रेडी हुआ। अब आप आज का जो बिहार का मैप है, प्रेजेंट मैप है बिहार का, उसको देख के आपको लग रहा हो कि ये कहीं ना कहीं कुछ शेप ये रेक्टेंगल का शेप लेता है, या फिर रेक्टेंगल, या फिर कुछ लोग इसको बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं। अब हम अगर बात करें बिहार के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन की, यानी कि अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं का जो यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे बताया जाता है, उसमें बिहार कहाँ पे आता है, तो उसकी हम अगर बात करते हैं तो देखिए, बिहार का जो साउथ पार्ट है वो शुरू होता है 24 डिग्री। 24 डिग्री से पहले याद रखिएगा, 24 डिग्री से शुरू होता है और यहाँ पे 27 डिग्री पर ये ख़त्म होता है। ठीक है। उसी तरह से बिहार का जो वेस्ट साइड है वो 83 डिग्री से शुरू होता है, यानी कि ये हम लॉन्गिट्यूड बता रहे हैं, ये हमने क्या बताया, ये लैटिट्यूड हो गया। अब ये बता रहे हैं जो लॉन्गिट्यूड हो गया, तो ये 83 डिग्री जो है इससे शुरू होकर ये चला जाता है 88 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ तक रखिएगा ध्यान। अब यहाँ से याद रखिएगा 24 से 27 डिग्री गया और 83 से 88 डिग्री पे। फिर इसका अगर एक्यूरेट हमें ये पता होना चाहिए तो वो ध्यान रखिएगा कि 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड नॉर्थ। ठीक है। फिर उसी तरह से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ये भी नॉर्थ। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट ये हो जाता है। फिर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड ईस्ट। तो ये जो है ये लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है बिहार का। तो ये चीज़ें तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ईस्ट क्यों है और ये ईस्ट क्यों है, क्योंकि जो ये आता है जो हमारा इमेजनरी लाइन है लॉन्गिट्यूडनल, उसमें हम 83 डिग्री और 88 डिग्री के बीच में यहाँ पे ये बिहार है। उसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है, इमेजनरी लाइन ये भी है, वो 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में है। ठीक है। इसको जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, यानी कि जनरल ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊँगा उसमें आपको ये कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा कि क्यों हो जाता है नॉर्थ, क्योंकि हम लोग नॉर्थ साइड में आ जाते हैं, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में आते हैं, और ईस्ट एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में भारत ही आ जाता है, तो ऑब्वियसली बिहार भी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आएगा। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ बताया जा रहा है 24 डिग्री पर बिहार आता है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो होता है 23.5 डिग्री। ठीक है। वो 23.5 डिग्री उसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है। तो 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ की हम बात करें तो उसमें ये आ जाता है 24 डिग्री पर, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बिहार से नहीं होकर हो सकता मे बी वो झारखंड से गुजरेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा कि बिहार बिल्कुल ही ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। अब हम बिहार के यानी कि चौहद्दी की अगर बात करें तो बिहार के ईस्ट साइड में आपको मिल जाएगा वेस्ट बंगाल, नॉर्थ में आपको मिलेगा नेपाल, और आपको वेस्ट में मिल जाएगा यूपी, और इसके ऑब्वियसली आपको अभी हमने बताया तो इसके साउथ में आपको झारखंड मिलेगा। तो ये 4 राज्य हैं जिसके साथ बिहार अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। अब जो बिहार है इसका लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, ये वाला नॉर्थ टू साउथ वाला जो हाइट है, यानी ये जो लेंथ है, ये बिहार का कितना है, 345 याद रखिएगा किलोमीटर, 345 किलोमीटर है ये वाला। और ये वाला कितना है, ये लंबाई क्या है, या फिर आप चौड़ाई कह सकते हैं कुछ भी। ठीक है। तो ये वाला हाइट के ये वाला लेंथ एक्चुअली में कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर आप बोल सकते हैं ये चौड़ाई है, और लंबाई बोल सकते हैं 345 किलोमीटर। ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखनी होगी। अगर बिहार की एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया, और इस एरिया के साथ बिहार जो है पूरे देश के राज्यों में 13वें स्थान पे आता है, 13th लार्जेस्ट। पहले ये 12th स्थान पे आता था, लेकिन क्योंकि हाल ही में सबसे लेटेस्ट जो राज्य बना है तेलंगाना सबसे लेटेस्ट राज्य बना, जिसके कारण बिहार अब 13th पोजीशन पे चला गया है।
बिहार में 9 डिवीजन्स हैं और 38 ज़िले हैं बिहार के। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 9 डिवीजन्स हैं, 9 प्रमंडल और 38 ज़िले में बिहार पूरा डिवाइडेड है। तो 9 डिवीजन्स जो है, 9 प्रमंडल में बिहार जो डिवाइडेड है वो कौन कौन सा 9 प्रमंडल है? तो पटना डिवीज़न, तिरहुत डिवीज़न, सारण डिवीज़न, दरभंगा डिवीज़न, कोसी डिवीज़न, पूर्णिया डिवीज़न, भागलपुर डिवीज़न, मुंगेर डिवीज़न और मगध डिवीज़न। यहाँ पे आप स्टेट भी यहाँ पे देख पाओगे। ये जो पटना डिवीज़न का है, ये जो पूरा रेड वाला पार्ट, ये पटना डिवीज़न में आपको आ जाएगा बक्सर, कैमूर, भोजपुर, पटना, नालंदा, रोहतास। उसी तरह से आपका तिरहुत में आ जाएगा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आपका सारण डिवीज़न में आपको आ जाएगा गोपालगंज, सिवान और सारण। जी हाँ, 3 ही आते हैं सारण डिवीज़न में, तो ये भी याद रखिएगा। और दरभंगा डिवीज़न में आपको मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 आ जाएंगे। फिर कोसी डिवीज़न में आपको सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आ जाएगा। फिर आप देखो पूर्णिया डिवीज़न में आपका आ जाता है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। फिर भागलपुर डिवीज़न में भागलपुर और बांका, ये 2 ही आ जाते हैं भागलपुर डिवीज़न में। उसके साथ ही आप अगर मुंगेर डिवीज़न की बात करो तो खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, ये सब जो आ जाते हैं ये मुंगेर डिवीज़न में। और मगध डिवीज़न की हम बात करें लास्टली, तो अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा, ये सारे जो हैं वो मगध डिवीज़न में आ जाते हैं। तो ये 9 डिवीज़न्स आपको याद रखने हैं और ये 38 ज़िले भी आपको याद रखने हैं। अब यहाँ आपको बीचों बीच मिल जाएगा, यानी कि गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से तो नहीं गुजरती है, अनइक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करती है। यानी कि ज़्यादा जो एरिया हो जाता है वो नॉर्थ साइड का ज़्यादा एरिया रहता है और साउथ साइड में थोड़ा कम एरिया में गंगा नदी बिहार को डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये इक्वल एरिया में नहीं, अनइक्वल एरिया में डिवाइड करती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और गंगा के किनारे है बिहार की राजधानी पटना। जी हाँ, पटना जो इतिहास में कई नामों से बुलाई जाती थी, जैसे पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, अजीमाबाद, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस मैप से आप इस बात को समझ सकते हैं कि बिहार को गंगा नदी 2 भागों में डिवाइड करती है, तो इस तरह से कुछ डिवीज़न हो जाता है और ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो चला जाता है नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में कम क्षेत्रफल रहता है। अब बिहार में जो 38 ज़िला है उसकी बाउंड्री को थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, ईस्ट साइड में यहाँ आपको नेपाल मिल गया, और ये वेस्ट साइड में आपको उत्तर प्रदेश, और ऑब्वियसली साउथ साइड में आपको झारखंड आपको मिलेगा। तो अब बात है कि नेपाल के साथ हमारे कितने ज़िले हैं, यानी बिहार के कितने ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, वेस्ट चंपारण 1, ईस्ट चंपारण 2 एंड सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4 एंड सुपौल 5, अररिया 6 और किशनगंज 7। यानी कि 7 जो ज़िले हैं वो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अच्छा, फिर अब हम बात करें अगर वेस्ट बंगाल की, तो कौन कौन से ज़िले हैं? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा किशनगंज 1, ठीक है, किशनगंज 1, पूर्णिया 2 और कटिहार 3। तो ये 3 ज़िले ही हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर तो इसमें अब झारखंड के साथ अगर हम लोग देखें कि बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट झारखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो ये तो आपने देख लिया कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके बाद देखिए, फिर अगर झारखंड भी देखिए, आपको यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ पे झारखंड भी यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कटिहार के साथ भी शेयर कर रहा है, यानी कटिहार नंबर 1, भागलपुर 2, बांका 3, जमुई 4, नवादा 5, गया 6 और औरंगाबाद 7 और रोहतास 8। ठीक है, यानी झारखंड के साथ बिहार के 8 ज़िले बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। वहीं अब उत्तर प्रदेश के साथ अगर देखें तो रोहतास का भी एक पार्ट देखें, ये यहाँ पे अंदर घुसा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो रोहतास 1 ये यूपी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पर कैमूर 2, 3 बक्सर, 4 भोजपुर एंड 5 सारण एंड 6 सिवान, 7 गोपालगंज एंड 8 वेस्ट बंगाल। जी हाँ, तो 8 झारखंड के साथ 8 ज़िले शेयर कर रहे हैं अपना बॉर्डर, और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 ज़िले शेयर कर रहे हैं अपना बॉर्डर, और वेस्ट बंगाल के साथ 3 बिहार के ज़िले जो हैं वो अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और नेपाल के साथ कितने हो गए? तो 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। यहीं पे बात कर ले क्षेत्रफल, यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है बिहार का? वो है वेस्ट चंपारण। सबसे छोटा ज़िला कौन है? वो भी यहीं पे होगा, शिवहर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, यानी कि सबसे दक्षिणतम में जो हमारा जो ज़िला है वो कौन सा, सबसे दक्षिण में सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट।
तो वो आपको हो जाएगा गया और जमुई। गया और जमुई ये सबसे ज़्यादा इस तरफ झारखंड की तरफ घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे सदर्न मोस्ट हो जाएगा, तो ये बात पे आपको ध्यान रखना। फिर अच्छा, अब नॉर्दर्न मोस्ट सबसे नॉर्थ में कौन सा जिला आ जाता है, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा ये वेस्ट चंपारण ही सबसे नॉर्थ में आपको होगा बिहार के, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर ईस्टर्न मोस्ट सबसे ईस्ट में कौन सा जिला आता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा किशनगंज, सबसे पूरब में आपको ये ज़िला मिलेगा। और सबसे पश्चिम में कौन सा जिला, ऑफ कोर्स ये आपको दिख रहा होगा, ये है कैमूर, ठीक है। सबसे वेस्ट में कौन है, वेस्टर्न मोस्ट, वो है कैमूर जिला। अब बिहार का ये जो मैप देख रहे हो, यहाँ से ये मैं रफली स्केच कर रहा हूँ, ये जो गंगा नदी जाती है, उसके बाद बहुत सारी जो नदियाँ हैं नॉर्थ में बहुत सारी नदियाँ हैं, फिर साउथ में बहुत सारी नदियाँ हैं, जो बिहार के नदियों वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ से इधर वाली ऑब्वियसली माउंटेन रेंजेस से आती है, ये पेरेनियल होती है, और इसी के कारण ये वाला जो क्षेत्र है वो बाढ़ से डूबा रहता है। और ये क्योंकि पठारी क्षेत्र है छोटा नागपुर प्लेटू का, तो यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है ये सूखा के लिए जाना जाता है, और ये बाढ़ के लिए क्षेत्र जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो मैप रिलेटेड फैक्ट्स हमने कंप्लीट डिस्कस कर दिए हैं, और अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं बिहार के बारे में कुछ जनरल फैक्ट्स। तो बिहार स्टेटहुड यानी कि राज्य दिवस कब मनाता है, 22 मार्च को मनाता है, और ये मनाना शुरू किया गया है 2010 से, तो ये ध्यान रखनी है। फिर आगे बात करें तो राजकीय पक्षी कौन सा है, स्टेट बर्ड, वो है हाउस स्पैरो, ठीक है, गौरैया जो होती है। फिर स्टेट एनिमल कौन सा है, वो गौर है। गौर एक सांड की तरह एक जानवर होता है, उसको वही हमारा स्टेट एनिमल है, यानी राजकीय पशु है बिहार का। फिर राजकीय फूल कौन सा है, तो कचनार का फूल है। फिर राजकीय फ्रूट कौन सा है, मैंगो है, आम है। और राजकीय पेड़ ट्री कौन सा है, तो पीपल का पेड़ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जनरल फैक्ट्स हैं। तो बिहार में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो बिहार में हिंदी, उर्दू, मैथिली, मगही, भोजपुरी और अंगिका भी बोली जाती है। और भी बहुत सारी रीजनल भाषाएं हैं बिहार में, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। और ये याद रखिएगा, हिंदी और उर्दू जो है बिहार का राजकीय भाषा है, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट में है हिंदी और सेकंड में है उर्दू, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की पॉलिटिकल व्यू पे, तो यहाँ पे जो लोकसभा में बिहार का सीट है वो 40 सीट है। राज्यसभा में बिहार का 16 सीट है। और बिहार क्योंकि द्विसदनात्मक है, बाई कैमरलिज्म है, यानी बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अवेलेबल है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट है बिहार का वो 243 सीट्स है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट्स हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार के जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए 40 सीट रिज़र्व है। और ये जो यानी कि लोकसभा में बिहार के एससी कम्युनिटी के लोगों के लिए 6 सीटें रिजर्व्ड हैं। तो ये ध्यान रखनी है, छोटे से फैक्ट्स हैं। चलिए, तो फिर एंड लास्टली अब हम एम्ब्लेम की बात करते हैं। जी हाँ, एम्ब्लेम चिन्ह। तो एम्ब्लेम जो है हर राज्य अपने अपने अकॉर्डिंग एम्ब्लेम रखे हुए हैं। जैसे आप भारत का एम्ब्लेम देखो, भारत सरकार का एम्ब्लेम देखो, तो ये एम्ब्लेम है भारत का, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। और ये अशोक सिंबल एक तरह से है, उसी से ये लिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे राज्य जो हैं वो सीधा सीधा इसी को अपना भी सिंबल बना रखे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना अलग सिंबल बनाया है, उनमें शामिल होता है बिहार भी। तो बिहार का जो अपना एम्ब्लेम है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, इस एम्ब्लेम को समझते हैं। तो ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये जो ट्री दिख रहा है, ये पेड़ एक्चुअली में है बोधि ट्री, यानी कि महात्मा बुद्ध ने की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इसी बोधि पेड़ के नीचे हुई थी, वो वाला बोधि ट्री है, ठीक है। उसके बाद इस पेड़ में आपको लटका हुआ 2 माला दिखेगा। ये कौन सी माला है, जो माला जपा जाता है वो वाला माला है, माला जपने वाला, ठीक है। यहाँ पर समझ रहे हो। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्वास्तिक, जो स्वास्तिक यूज़ किया जाता है ये हिंदू धर्म में, ठीक है, वो है स्वास्तिक, ये दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये ईंटा है, जो जिस पे पेड़ लगा हुआ है, इस वाले पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ दिख रहा होगा। और ये लिखा हुआ क्या है, तो ये उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू में क्या लिखा हुआ है, उर्दू में ये बिहार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सिंबल में, बिहार के सिंबल में आपको 3 धर्मों के समागम दिखेंगे। पहला बुद्धिज़्म, ठीक है, बौद्धिज़्म दिखेगा पूरा। दूसरा हिंदुइज़्म, और यहाँ पे इस्लामिज़्म।
यानी 3 धर्म से बनाया गया है बिहार का सिंबल, यानी सबको इक्वल यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिहार का एम्बलम ये मीनिंग देता है, ये मीनिंगफुल पूरा बिहार का एम्बलम। अब एक ओवरव्यू मैं आपको दूं बिहार के मैप पर, तो आप सीधा सीधी ये देख सकते हो कि बिहार के जो नॉर्थ में है नेपाल है, और यहाँ पे आपको हिमालय मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ी पहाड़ी इलाका भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। वहाँ से अगर बिहार को बीचों बीच से 2 भागों में डिवाइड करती है गंगा नदी, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट होगा ये पूरा होगा मैदानी इलाका, ये प्लेन होगा। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, ये आप यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये ऑब्वियसली आपको मिलेगा पठारी इलाका, यानी कि इधर छोटा नागपुर प्लेटू है, तो ऑब्वियसली ये पठारी इलाका है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से ही कर सकते हो कि एक पार्ट है, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट में बिहार को डिवाइड कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कंडीशन। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कंडीशन बिहार को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ बिहार को पहला जो होगा वो हम बांटेंगे शिवालिक रेंज में। ठीक है, ये होगा शिवालिक रेंज, ये वाला पार्ट, और दूसरा जो होगा वो होगा बिहार प्लेन, यानी बिहार का मैदानी भाग। फिर तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा सदर्न प्लेटू रीजन। ये हो जाएगा सदर्न प्लेटू रीजन, ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया बिहार प्लेन। ठीक है, यहाँ से जो गंगा नदी गुजरी, तो यानी कि हम बेसिकली बिहार को उसके स्ट्रक्चर और फिजिकल कंडीशंस पे हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, सीधा सीधा शिवालिक रेंज, सदर्न प्लेटू रीजन, बिहार प्लेन, 3 पार्ट्स में। ठीक है, अब आप पूछोगे कि अच्छा ये शिवालिक रेंज, तो हमने जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी तो उसमें भी हमने शिवालिक का नाम सुना था, तो ये बिहार में कैसे आ गया, तो इसकी भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है इंडिया का मैप, और इसमें अगर बिहार को आप लोकेट करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये आप देख लो, और यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता, नॉर्थ ईस्ट में ये वाला पार्ट वैसे हम जानते हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें तो ये एक तरह से नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही बिहार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भारत के। ठीक है, अब इस मैप को थोड़ा सा गौर से देखिए, ये आपका बिहार है, ठीक है, ये बिहार है, और ये वाला जो पार्ट है ये है नेपाल। ठीक है, यहाँ तक ये नेपाल है। ठीक है, इसमें आपको मालूम होगा हिमालय को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हिमालय जो फैला हुआ है इधर, यहाँ आपको मिल जाएगा हिमालय, जो कि कहाँ से, नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से ये फैला हुआ है। यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा कौन सा पार्ट, तो नामचा बारवा, यानी हिमालय जो है वो नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक फैला हुआ है, और इसके 3 पट्टी हैं पैरेलल। तो सबसे ऊपर वाला जो ये पट्टी चली जाती है, ये वाला सी पट्टी है यहाँ इस पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं ठीक से कर देता हूँ। तो ये वाला जो अगर हम पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट, ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय रीजन। उसके बाद वाला जो पार्ट आएगा वो हिमाद्री हो जाएगा, और फिर शुरू होगा हिमाचल, और फिर यहाँ तक ये जो लास्ट वाला जो पार्ट इधर आएगा वो शिवालिक रेंज हो जाएगा, या फिर उसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। तो ये जो शिवालिक है ना, इसी का कुछ पार्ट्स आपको दिख रहा होगा बिहार के बॉर्डर से यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट्स है शिवालिक का ही कुछ पार्ट्स, यहाँ पे तराई रीजन उसका कह सकते हैं, यहाँ पे बिहार से लगा हुआ है। तो इसी शिवालिक को हम बिहार में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक बिल्कुल ही स्ट्रिप पट्टी, और यहाँ पे ये ज़्यादातर ये वाला, इसमें वेस्ट चंपारण जो हमारा ज़िला है, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं शिवालिक रेंज, क्योंकि हिमालय का जो पार्ट है शिवालिक, उसका ही कुछ पार्ट यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया शिवालिक रेंज। और फिर जो गंगा है, गंगा जो है बिल्कुल बीचों बीच से गंगा नदी गुजरी है, और फिर इसलिए इसके जो भी इसके दरमियान जो भी मैदान आते हैं वो हो गए बिहार प्लेन। ठीक है, बिहार का मैदानी इलाका वो हो गया, और ये इलाका काफ़ी फर्टाइल होता है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आती है, गंडक, घाघरा, बागमती, कोसी, ये सब नदियाँ जाकर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर वहीं पे तो ये वाला जो इधर जो नदी है ऑब्वियसली आपको हिमालय से आ रही है, आप देख रहे हो सीधे हिमालय से आ रही है, यानी कि पेरेनियल नदी है, यानी कि वो सालों भर उसमें पानी होती है। तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र काफ़ी बाढ़ के लिए जाना जाता है, ये वाला क्षेत्र। और यहीं पे अगर इधर की बात करें गंगा के साउथ साइड में, तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पे जैसे सोन, पुनपुन, कमनासा, फल्गु, ये सब जो नदियाँ हैं ये सब इसमें बहती है। और ये सब नदियाँ क्या होती है, ये सब को बरसाती नदियाँ कहा जाता है।
जब तक बरसात रहती है इसमें पानी होता है, बाकी सूख जाता है। इसलिए आपको देखना को मिलेगा कि सदर्न पार्ट में बिहार के काफ़ी सूखा पड़ता है और इसके नॉर्दर्न पार्ट में काफ़ी बाढ़ से तबाही मच जाती है। ज़्यादातर यह कोसी नदी के कारण जो सुपौल में एंटर करती है। ठीक है, तो नदियों के बारे में तो हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ बिहार में। और तीसरा जो पार्ट आपने यहाँ पे देखा सदर्न प्लेटू रीजन, तो प्लेटू यानी कि पठार। तो पठार में कहाँ ये जो पार्ट पाया जाएगा, तो ये वाला इलाका, ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हो कि ये जो भी क्षेत्र है ये प्लेटू रीजन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, झारखंड है इधर से, इसका जो बॉर्डर शेयर करता है सदर्न पार्ट में वो झारखंड है। ठीक है, और वो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन से ये सटे हुए, तो ये सब में है। और इसी क्षेत्र में आपको ज़्यादातर इसके जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं वो पाए जाएंगे। ठीक है, और इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मिनरल रिसोर्सेज इस साइड में सदर्न पार्ट में पाए जाएंगे तो ज़्यादातर जो मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो इसी साइड में भी लग सकती है। तो ये भी आप बेसिक तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो। अब हम बिहार को जब 3 पार्ट्स में बांट चुके हैं, उसके बाद हम जो शिवालिक रेंज है ना, इसको और भी 3 फर्दर पार्ट में बांट सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये हिमालय वाला जो पार्ट है इसको हम 3 पार्ट्स और में बांट सकते हैं। वो कौन कौन सा पार्ट होगा, तो इसमें आपको एक पार्ट हो जाएगा रामनगर दून। ठीक है, ये रामनगर दून भी आप समझ सकते हो प्लेटू की तरह ही बहुत छोटी छोटी पहाड़ी रहती है थोड़े छोटे अंतराल पे, तो उसको दून कहा जाता है। और प्लेटू थोड़े से दून से थोड़े से बड़े होते हैं, उसको पठार कहा जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको ज्योग्राफी का मालूम होगा। उसके बाद शिवालिक रेंज के और भी पार्ट्स अगर कहें तो इसको भी मतलब 3 पार्ट्स में बांटते हैं। तो दूसरे हैं सोमेश्वर रेंज, और तीसरा जो पार्ट है शिवालिक रेंज का ही, तो वो हो जाएगा हरहा वैली यानी कि हरहा घाटी। हरहा वैली को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको दून वैली भी कहते हैं। ठीक है, दून वैली। तो दून वैली आपको समझ में आ रहा हो किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी पहाड़ी, जैसे देहरादून का जो क्षेत्र है वो दून तरह के इलाके पे, इसलिए उसका नाम देहरादून रखा गया है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो शिवालिक रेंज को हम फर्दर अगर डिवाइड करते हैं बिहार में, तो बिहार में 3 तरह के उसके वती पे बेस्ड पाए जाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर के तरीके पे। जैसे रामनगर दून हो गया, फिर सोमेश्वर रेंज हो गया, और फिर हरहा वैली हो गया। ठीक है, 3 तरह की चीज़ों से बाढ़, और ये सब आपको मिलेंगे यहीं पे। ठीक है, सब वेस्ट चंपारण के क्षेत्र में ही, यहाँ ये सब इसी साइड में फैला हुआ है, नॉर्थ वेस्ट साइड में बिहार के। तो ये सब रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज हो या फिर हरहा वैली हो, ये सब आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अब जो आपने देखा शिवालिक का जो डिवीज़न रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली, तो ये जो रामनगर दून है ना, ये एक तरह से आप कह सकते हैं बिल्कुल ही टूटा हुआ एकदम ब्रोकन हिली रीजन है। सब जो टूटा हुआ पहाड़ों का जो क्षेत्र सब कुछ रहता है इसमें, तो ये सब आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे। फिर वहीं पे बात करें अगर सोमेश्वर रेंज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोमेश्वर रेंज से आपको काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सोमेश्वर रेंज जो है त्रिवेणी कैनाल भी एक है, ये भी याद रखिएगा। ये भी त्रिवेणी कैनाल जो है वो आपको वेस्ट चंपारण में मिलेगा। तो ये त्रिवेणी कैनाल का जो मुहाना है, उसके माउथ को बोल सकते हैं, उससे भिखनाथोरी पास तक। ठीक है, कहाँ तक? भिखनाथोरी पास। ये जो पास है भिखनाथोरी पास, ठीक है, तो इसके तक फैला हुआ है पूरा सोमेश्वर रेंज। तो ये भी ध्यान रखिएगा, और करीब 74 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है पूरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर जहाँ तक पास की बात करें तो यहाँ पे और भी बिहार में पासेस कुछ मिल जाएंगे, जैसे सोमेश्वर पास, नाम ही है उसी के नाम से, सोमेश्वर पास भी आपको यहीं पे मिलेगा। फिर एक मरवात पास भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये सब पास कहाँ पर मिलेगा? सब वेस्ट चंपारण के क्षेत्र में ही मिलेगा। वेस्ट और ईस्ट चंपारण ये सब जो क्षेत्र है उसी में आपको ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सोमेश्वर रेंज जो है ना, इसमें आपको एक मिलेगा सोमेश्वर फोर्ट। ठीक है, किला, सोमेश्वर का किला जिसको बोलते हैं सोमेश्वर फोर्ट। अब ये जो सोमेश्वर फोर्ट है ना, ये लगभग 874 मीटर इसका हाइट है, और सोमेश्वर फोर्ट को कहा जाता है बिहार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, यानी सबसे ऊंचा पॉइंट। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप ध्यान रख सकते हैं कि सोमेश्वर फोर्ट बिहार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और ये 874 मीटर है। तो यहाँ पे ध्यान आपको रखनी होगी। उसी के बाद अगर बात करें हरहा वैली को, और जिस हरहा वैली को हम दून वैली भी कहते हैं, तो हरहा वैली रामनगर दून और सोमेश्वर रेंज के दोनों के बीच में आपको ये पड़ेगा हरहा वैली। ठीक है, तो ये हो गई शिवालिक का डिवीज़न। अब जैसे हमने शिवालिक का डिवीज़न किया, उसी तरह आपको दूसरा पार्ट हो जाएगा बिहार प्लेन। बिहार का जो मैदानी इलाका है इसका भी डिवीज़न कर सकते हैं कि बिहार
प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार। ठीक है, अब यहाँ से गंगा नदी गई तो ये वाला मैदान और ये वाला जो मैदान है ये वाला, तो नॉर्थ प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार और प्लेन ऑफ साउथ बिहार। तो दक्षिण बिहार की मैदान और नॉर्थ बिहार का मैदान दोनों ही आपको यहाँ पे इसका बिहार प्लेन का आप अगर डिवीज़न करते हैं तो मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो गंगा नदी के नॉर्थ में और गंगा नदी के ये जो साउथ में, ये वाला जो पूरा आप कंप्लीट पार्ट देख रहे हो, ये सब क्या है? ये सब मैदानी भाग है। और लगभग कहा जाता है कि बिहार का जो भी क्षेत्र है उसका 90% जो क्षेत्र है वो मैदानी भाग है। यानी आप समझ सकते हो कि अगर मैदानी भाग है यानी कि यहाँ पे अलूवियल सॉइल की भरमार होगी। ठीक है, तो ये हम सॉइल वाले बिहार के सॉइल वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। तो इसका 90% भाग में आपको ये मैदानी इलाका मिलेगा। ठीक है, यानी कि सब आप कह सकते हो कि ये तीनों जो पार्ट में हमने डिवाइड किया बिहार को, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र में अगर कोई है इलाका तो है बिहार प्लेन। ठीक है, बिहार का मैदानी इलाका। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ ही जो दोनों ही इलाके हैं यानी कि दोनों ही मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन और सदर्न प्लेन, दोनों ही अपने अपने खासियत है। इधर जो है सारे पेरेनियल रिवर्स हैं तो इसके कारण यहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, पानी यहाँ पे हमेशा रहता है। और इधर जो भी नदियाँ हैं ये सब जो है बरसाती नदियाँ हैं, तो सिर्फ बरसात में ही इसमें पानी यहाँ पे होती है, काफ़ी यहाँ तक सूखा भी पड़ता है यहाँ पे। तो इस तरह का ये क्षेत्र है, ये इस तरह का मैदान है। लेकिन जो गंगा नदी है इसके इर्द गिर्द पूरा, इसके चारों तरफ ये जो मैदान है ये पूरा काफ़ी फर्टाइल होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बिहार की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी तरह कृषि पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि पे ही डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे हमने शिवालिक को डिवाइड किया, फिर हमने बिहार प्लेन को डिवाइड किया, उसी तरह अब यहाँ पे आप अगर आ जाता है तो सदर्न प्लेटू रीजन। तो बिहार का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये सदर्न प्लेटू रीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बांका तक जो भी ये क्षेत्र सब फैला हुआ है, यहाँ से कैमूर से लेकर बांका तक, ये वाला क्षेत्र, ये सब क्षेत्र कैसा है? ये पठारी इलाका है। ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो आपका बिहार के नॉर्थ साइड में नहीं आपको मिलेगा। यदि जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपको बिहार के साउथ साइड में ही वो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, आपको मिनरल रिसोर्सेज वगैरह प्राप्त होंगे। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में इधर मिलते, बहुत ही कम मात्रा में बिहार में जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं यही मिलेगा। तभी तो जब झारखंड बिहार के साथ था तो बिहार में मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बिहार से जैसे ही झारखंड अलग हुआ तो बिहार में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही बच गए। जो इनके बॉर्डर के करीब वाले जो ज़िले हैं उन ज़िलों में वो खास करके पाए जाते हैं। अब एक स्लाइड में अगर कंप्लीट आप देखना चाहोगे बिहार का डिवीज़न, तो बिहार को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। शिवालिक रेंज, बिहार प्लेन, सदर्न प्लेटू रीजन, और शिवालिक को रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली, और बिहार प्लेन को नॉर्दर्न प्लेन में और सदर्न प्लेन में, और साउथ यानी कि सदर्न प्लेटू रीजन को हम डिवाइड नहीं करते हैं। ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपको ऐसे ही याद रखना होगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट था इसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। तो ये मैप देखिए, काफ़ी ब्यूटीफुल मैप है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो बिहार का जो स्ट्रक्चर है, बिहार का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जी हाँ, इसी तरह से ये डिवाइडेड है क्योंकि गंगा नदी बिहार के बीच से गुजरती है, लेकिन इसको बीचों बीच नहीं काटती है नदी बिहार को, बल्कि अनइक्वल पार्ट में। यानी कि ये जो नॉर्थ साइड वाला पार्ट है ये यहाँ पर एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, और इधर वाला साइड जो है ये छोटा एरिया होता है। ठीक है, और गंगा नदी यहाँ से ऐसे गुजर जाती है। ठीक है, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब जो गंगा नदी बिहार के बीच से ये गुजर रही है, यानी कि गंगा नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है बिहार के लिए, तो इसके बारे में भी जानना चाहिए कि आखिर ये गंगा नदी यहाँ से किधर से आती है और कहाँ पे जाती है, इस पर भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो ये एक और मैप देखिए, ये भारत का नॉर्दर्न पार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम पढ़ेंगे गंगा नदी के उद्गम के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप बिहार देखोगे तो बिहार आपको ये मिलेगा, देख लिया, ये बिहार है। ठीक है, अब एक और स्टेट देखो जो नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये स्टेट है उत्तराखंड यहाँ पे। ठीक है, उत्तराखंड ये स्टेट है, और इसी स्टेट से गंगोत्री ग्लेशियर से, कौन सा यहाँ पे ग्लेशियर है? गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से गंगा नदी ओरिजिनेट करती है, निकलती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जब ये उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है तो जो ये गंगोत्री ग्लेशियर से, तो उस वक्त इसका नाम जो है ना वो गंगा नहीं होता है,
इसका नाम होता है भागीरथी। ठीक है, क्या नाम होता है? भागीरथी। और ये जो भागीरथी नदी है वो एक जगह, एक पॉइंट पे जाकर मिलती है, और वो उस पॉइंट का क्या नाम रहता है? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग के पास अलकनंदा नदी से मिलती है, जो एक अलकनंदा नदी जो वो भी उत्तराखंड से ही आ रही होती है इस साइड से, और इधर से भागीरथी आ रही होती है। और यहाँ जो ये जगह है जहाँ पे ये दोनों मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग, और ये उत्तराखंड में ही। ठीक है, फिर जब देवप्रयाग से यहाँ से जो नदी निकलती है ना, उसको हम बोलते हैं गंगा नदी। अब ये नदी जो आई ये हो गई गंगा नदी। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे मैप में अगर लोकेट करोगे तो मान लो ये कहीं नदी है इधर से, यहाँ से, और यहाँ से जो निकली ये अब हो गई गंगा नदी। तो ये ध्यान रखना है। अब ये उत्तराखंड से निकलने, देवप्रयाग से निकलने के बाद ये नदी जो है वो चली आती है उत्तर प्रदेश में। ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश, और ये है हमारा यहाँ वाला ये बिहार। तो ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। लेकिन यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जब ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है गंगा नदी, तो यहाँ पे कौन सा प्लेस होता है, कहाँ पे एंटर करती है? तो ये जो प्लेस का नाम है ये है बिजनौर। तो यहाँ से याद रखेगा आपको कि उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जगह पर एंटर करती है। ठीक है, और फिर ये पूरे उत्तर प्रदेश को कानपुर वगैरह, बनारस वगैरह होते हुए ये बिल्कुल आ जाती है यहाँ पे बिहार में। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब बिहार में ये नदी आती है, यहाँ बिहार में एंटर करती है, तो ये कौन सा जगह है, किस जगह पे ये बिहार में एंटर करती है? तो ये है बिहार का चौसा जगह। ठीक है, और ये चौसा जहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था, और ये यही ज़िला भी है हमारे, यानी कि बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है बक्सर के चौसा जगह पर बिहार में गंगा नदी एंटर करती है। ठीक है, अब हम यहाँ तक गंगा नदी को ला पाएँ, और उसके बाद बिहार में एंटर करने के बाद ये फिर इधर निकल जाती है यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। एक मिनट रुक जाइए। जब ये बिहार से बीच से यहाँ निकलती है और ये वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये ना झारखंड में चली जाती है। झारखंड में ये एक जगह, कौन सा जगह है? ये है साहिबगंज। ठीक है, साहिबगंज। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि गंगा नदी झारखंड में एकमात्र जगह पर जाती है, और वो कौन सा जगह है? तो साहिबगंज है। और यहाँ से ये डायरेक्ट चली जाती है फिर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये वाला वेस्ट बंगाल है, ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, ये गंगा नदी जो उत्तराखंड से चली आई, पूरा यूपी क्रॉस की, फिर पूरा बिहार क्रॉस करी, और फिर यहाँ पे गंगा नदी ये झारखंड में थोड़ा सा, यहाँ पे ये वाला जो झारखंड है यहाँ पे थोड़ा सा जाती है साहिबगंज में, और फिर ये चली जाती है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल में चली जाती है। वेस्ट बंगाल से ये चली जाती है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में ये जो गंगा नदी जाती है, तो बांग्लादेश में ना गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? पद्मा के नाम से गंगा नदी जानते हैं। और फिर एक ब्रह्मपुत्रा नदी है, वो आपको पता होगा, जो तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके असम से होते हुए ये चली आती है ये भी बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश में इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्रा, और इधर से जा रही है गंगा। तो गंगा को तो बांग्लादेश में पद्मा बोल दिए, अब ब्रह्मपुत्रा को भी बांग्लादेश में नाम चेंज कर देते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ठीक है, अब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती है एक गोलुंडा जगह पर। एक जगह है बांग्लादेश में गोलुंडा, तो उस गोलुंडा जगह पे मिलते हैं, और वहाँ से जो नदी निकलती है वो निकलती है जिसका नाम होता है मेघना। और इसी मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में, ये नीचे जो समुद्र आपको दिख रहा है ये है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ से अब ये नदी यहाँ पे गिर जाती है। तो आपने पूरा प्रोसीजर कैसे गंगा आती है वो आपने देख लिया। अब जो गंगा नदी यहाँ से आई, ये नदी जो है यहाँ जो बिहार में क्रॉस करती है, हम बिहार में गंगा नदी को पढ़ेंगे, तो बिहार में जब ये जाती है तो इसमें ये बिहार के 12 ज़िलों से क्रॉस करते हुए जाती है। यानी कि 12 ज़िला जो हैं बिहार के, वो गंगा नदी के किनारे हैं, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जब ये गंगा नदी आती है उस वक्त ये थोड़ा सा बक्सर के पास ये बॉर्डर बनाती है। ठीक है, बॉर्डर बनाने के बाद ये चौसा में यहाँ पे एंटर करती है गंगा नदी, और फिर ये ऐसे करके चली जाती है फिर बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में ये जाकर गिर जाती है। गंगा नदी का जो फ्लो है
यानी कितना मतलब कितने किलोमीटर गंगा नदी पूरे भारत में बहती है, तो ये है 25 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर ये पूरे भारत में, यानी कि उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, इस सब में होके ये 2525 किलोमीटर यहाँ पे बहती है। जिसमें इन 2525 किलोमीटर में बिहार में ये 445 किलोमीटर बहती है। ठीक है, कितना? 445 किलोमीटर तक यहाँ से जो यहाँ पे जो बहने का ये जो क्षेत्र यहाँ पे है लंबाई, ये 445 किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर बिहार में देख रहे हो कि दो तरह की नदियाँ होंगी, एक तो नॉर्थ से आने वाली नदियाँ और एक साउथ से आने वाली नदियाँ हो गई। यानी कि दो तरह से आप कह सकते हैं कि ये दो भागों में नदियों को हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। तो रिवर्स ऑफ बिहार को हम डिवाइड कर लेते हैं रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार और रिवर्स ऑफ साउथ बिहार में। ठीक है, दोनों में। अब नॉर्थ बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन, कोसी, महानंदा। तो ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट नदियाँ। वैसे तो आपको पता होगा कि नदियों से नदियाँ निकल जाती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ वैसे बन जाती हैं, लेकिन ये जो नदियाँ जो मैं बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी, महानंदा, ये सब नॉर्थ से बहने वाली नदियाँ, यानी नॉर्थ से जाकर वो गंगा में मिलती है। और दूसरी जो कैटेगरी की नदियाँ हैं वो साउथ बिहार की नदियाँ हैं। ठीक है, साउथ बिहार की नदियों में कौन कौन सी है? कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, अजय है। ठीक है, यानी फल्गु तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नदियां हैं। क्यूल, अजय इसका कोई ज़्यादा यूज़ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेंगे थोड़ा सा। तो अब हम पहले नॉर्थ बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और बारी बारी से सबको पढ़ के फिर साउथ बिहार के नदियों पर जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गई गंगा नदी। अब नॉर्थ बिहार में जो पहली नदी के बारे में पढ़ेंगे वो है घाघरा। जी हाँ, घाघरा नदी जो है ना नेपाल के, यानी कि ये कहीं मतलब यूपी में ही बहती है। ये कहीं यूपी नेपाल से होते हुए यूपी में आती है और यूपी से फिर ये बिहार में आती है। ठीक है, ये घाघरा नदी और बिहार में कहाँ पे एंटर करती है? तो बिहार के ये जो सिवान ज़िला है, सिवान ज़िला में एंटर करती है। और ये सिवान ज़िला में ये एंटर करने के बाद सिवान ज़िला में ही ये मिल जाती है गंगा से। कहाँ? एक जगह है डोरीगंज। ठीक है, तो ये गंगा से मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई घाघरा। ठीक है, फिर इसी के साथ दूसरी नदी की बात करें नॉर्थ में तो वो होगी गंडक। गंडक जो है तिब्बत नेपाल बॉर्डर है वहाँ से निकलती है और ये अगर बिहार में एंट्री करती है वेस्ट चंपारण में, और वेस्ट चंपारण में ये यहाँ पे बॉर्डर बनाते हुए ये भी जो कुछ नदी है जो हमने घाघरा की बात करी, ये नदी भी यहाँ पे कुछ दूर तक बॉर्डर बनाती है। फिर यहाँ पे हमने बताया आपको गंगा नदी भी कोई दूर तक बॉर्डर बनाती है। और ये वाला जो है ना गंडक भी पश्चिम चंपारण और यूपी के साथ ये बॉर्डर यहाँ पे बनाते हुए पश्चिम चंपारण में, यानी कि वेस्ट चंपारण में एंटर करती है। और यहाँ पे जाकर वैशाली में एक जगह है पहलेजा घाट, वहाँ पे जाके ये गंगा से मिल जाती है। ये दूसरी नदी रही, ये है गंडक नदी। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर एक नदी है जिसको हम कहते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक भी ये जो है वो यहीं पे, एक्चुअली बूढ़ी गंडक का उपज ही, यानी कि उसका उद्गम ही यहीं पर है वेस्ट चंपारण में ही, और वेस्ट चंपारण में बिशमपुर से, तो वहीं से वो निकलती है बूढ़ी गंडक। और ये जो बूढ़ी गंडक जो है अब बिहार में तो एंटर करने की बात ही नहीं है, और ये सीधा सीधा जाकर बिहार का एक खगड़िया जगह है वहाँ पर जाकर ये गंगा से मिल जाती है। कौन सा? ये हो गई बूढ़ी गंडक। ठीक है, ये बूढ़ी गंडक ये वहाँ पे मिल गई। अब इसको हमने देख लिया, बूढ़ी गंडक यहाँ पे जाके मिल गई। फिर एक और चीज़ देखिए इसका एग्जैक्ट चीज़ आपको नहीं, यहाँ पे रफली आपको समझना है, उसी से आपको मेंस में भी लिखना है और आप इसी से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन टिक आउट कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान देना है। उसके बाद आएगी एक बागमती नदी। बागमती नदी जो है शिवपुरी रेंज हिल से, नेपाल का शिवपुरी रेंज हिल्स है, वहाँ से निकलेगी और यहाँ पे सीतामढ़ी ज़िला है बिहार में, वहाँ पे एंटर करेगी सोरवटिया जगह पर एंटर करके। ये एक्चुअली में ये जो नदी है ना बागमती, ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलेगी। यहाँ पे कहीं एक जगह है जिसका नाम है बदला घाट। ये बदला घाट में एक और नदी से मिल जाएगी, और वो नदी कौन है? वो नदी होगी कमला बालन। ठीक है, कमला बालन नदी होगी दूसरा जो यहाँ पर आकर मिलेगी। और ये जो कमला बालन नदी है ये कहाँ से आती है? तो ये नेपाल का एक सिंधुलिया गढ़ी जगह है, वहाँ से आगे, यानी कि महाभारत रेंज से ये आती है और बिहार में मधुबनी में एंटर करती है। बिहार का जो मधुबनी ज़िला है, और मधुबनी ज़िला में जयनगर टाउन है एकदम से बॉर्डर पे ही,
वहाँ से ये एंटर करती है और ये जाकर यहाँ ये जो नदी आई कौन सी, बागमती, बागमती से कमला बालन यहाँ पे बदला घाट में मिल गई। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर भी ये जो है यहाँ बदला घाट पे है। फिर एक और नदी इसके साथ आएगी यहाँ पे जो सुपौल में एंटर करेगी, और ये जो नदी है इसके बाद बागमती के बाद यानी बागमती और फिर कमला बालन के बाद ये जो नदी आएगी जो सुपौल में एंटर करेगी, और ये नेपाल के हिमालय रेंज से आएगी, और ये सुपौल ज़िला जो है बिहार का, वहाँ एंटर करने के बाद ये भी जाकर यहाँ पे आएगी बदला घाट में, और ये तीनों नदी इस पे मिल जाएगी। और ये जो नदी आई सुपौल में एंटर की, ये कौन सी नदी है, ये कोसी नदी है। यही तो है जिसको कहा जाता है बिहार का सौरव ऑफ बिहार। ठीक है, किस नदी को कहा जाता है, कोसी। तो ये भी मिलती है बदला घाट में, और बदला घाट से ये जो कोसी नदी है, यानी कि ये दोनों नदियाँ जो है कोसी में ही मिल जाती है, क्योंकि कोसी ज़्यादा बड़ी नदी है और ये अपने रास्ते को बदलने के लिए जानी जाती है, और इसके कारण ज़्यादातर बाढ़ आते हैं नॉर्थ बिहार में। और यहाँ जो ये नदी बदला घाट पे आई, और यहीं से जो कोसी नदी है वो चल देगी कटिहार में। कटिहार ज़िला है बिहार का, वो कटिहार जगह वहाँ पे गंगा नदी से मिलेगी। और ये कटिहार ज़िला में एक अगर पर्टिकुलरली जगह की बात करें तो वो है कुर्सेला एक जगह है कटिहार में, वहाँ पे ये गंगा नदी से मिल जाएगी। कौन सी नदी, कोसी। तो ये तीनों नदी यहाँ से मिली। कौन कौन सी, यहाँ से ये बागमती आई, ये वाला आई कमला बालन, और ये कोसी, ये बदला घाट पर, ये बदला घाट जगह है, बदला घाट पे ये मिली, और यहाँ से कोसी चल दी फिर कटिहार को, और कटिहार में कुर्सेला जगह पर ये जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। मतलब यहाँ से आप एक चीज़ समझ रहे हो कि जो बिहार का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बीच में ना गड्ढा टाइप का हो रहा है, और इस तरफ से ढलान है, इस तरफ से ढलान है, और इस तरफ से ढलान है, यानी कि कुछ इस तरह का है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ है, क्योंकि इधर से भी नदियाँ जाके गंगा में मिलती हैं और इधर से भी आके मिलती है। तो ऐसा कुछ ढलान है, ये वाला नदी यहाँ पे आके गंगा में मिल रही है, और इधर से भी साउथ बिहार से भी गंगा में आके मिल रही है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है बिहार का। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। फिर इसके साथ ही एक और नदी आती है, लास्ट जो इम्पोर्टेंट नदी, एक महानदी है, महानंदा। एक्चुअली महानंदा जो है वो भी सिक्किम से आती है, आपको पता होगा। यहाँ इधर सिक्किम राज्य है, सिक्किम से निकलती है गंगा नदी, गंगा नदी बोल रहा हूँ, महानंदा मैं बोल रहा हूँ, महानदी नहीं बोल रहा हूँ, महानंदा। ठीक है, महानदी उड़ीसा में है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं महानंदा की। ये याद रखिएगा, महानंदा, ये नदी की हम बात कर रहे हैं। तो महानंदा सिक्किम से निकली, और ये थोड़ा सा बॉर्डर बनाई, और फिर ये किशनगंज में एंटर कर दी। बिहार का जो सबसे ये वाला साइड में है, आपने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है बिहार को, देखिए, उसमें मैंने बताया है सबसे ईस्टर्न पार्ट में ये कौन सा ज़िला है, तो वो है किशनगंज। तो यहाँ एंटर करती है महानंदा नदी। ठीक है, लेकिन ये जो नदी है ना, ये गंगा में बिहार में नहीं मिलती। ये नदी एंटर तो करती है बिहार में, लेकिन ये फिर ये मुड़ के चली जाती है वेस्ट बंगाल में। जी हाँ, इस चीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि जो महानंदा नदी है वो यहाँ पे गंगा में नहीं मिलती है, ये बिहार में आती तो है, लेकिन बिहार से ये फिर मुड़ जाती है और मुड़ के चली जाती है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में एक ज़िला है नवाबगंज एक जगह है, वहाँ पर जाकर ये गंगा नदी से मिलती है महानंदा नदी। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी नदियों को देखा, इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर चलेंगे हम साउथ बिहार की नदियों पे। हमने देखा घाघरा नदी, फिर देखा गंडक, बूढ़ी गंडक, और फिर यहाँ पे हमने कौन सी नदी देखी, तो बागमती नदी देखी, फिर कमला बालन नदी, और फिर ये जो नदी कोसी नदी, और फिर महानंदा नदी को हमने पूरा इसका स्ट्रक्चर देखा कि कहाँ से वो कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्थ बिहार की नदियाँ हैं। और यहाँ पे आप समझ रहे हो, ये जो नदियाँ हैं ये कहाँ से आ रही है, हिमालय से सारी नदियाँ आ रही हैं, जितनी भी नदियाँ इधर से आ रही है हिमालय, यानी कि ये पेरेनियल रिवर भी कह सकते हैं आप इसको, यानी इन नदियों में सालों भर पानी होता है, क्योंकि जब हिमालय से आएगी तो हिमालय से एक तो बारिश से जो आएंगी, ऊपर से जब वहाँ पे बर्फ़ जो पिघलेगा, आइस जो पिघलेगा, उससे भी पानी बनेगा, तो इस नदियों में रहेगा। यानी कि इन नदियों में, नॉर्थ बिहार की नदियों में सालों भर पानी होगा। वही आप अगर साउथ बिहार जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे सालों भर पानी नहीं होता है, वो बरसाती नदियाँ हैं, क्योंकि वो पठारी जगहों से आ रही हैं। आपको पता होगा इधर छोटा नागपुर पठार है, तो इधर से अगर नदी जाएगी तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है, ये बिल्कुल ही बरसाती नदियाँ हैं। जब बरसात भर इसमें पानी रहती है और फिर ये सूख जाती है, तो इसलिए ही बिहार का जो नॉर्थ पार्ट है वो बाढ़ के लिए फेमस है, और जिसका जो साउथ पार्ट है वो सूखे के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपको मेंस राइटिंग करने के लिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा।
तो हमने नॉर्थ बिहार की नदियों को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे साउथ बिहार की नदियों में, और उसके बाद मैं आपको पूरा सम अप करके दिखाऊंगा, पूरा उसका टेबल के फॉर्म में मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, ताकि आपको एकदम से आप भूलो ही नहीं। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं साउथ बिहार की नदियों को। ये गंगा नदी आप समझ लेना। तो यहाँ पर एक नदी बॉर्डर बनाई जो थी घाघरा, दूसरा थी गंडक, दो नदी जो बॉर्डर बनाई। तीसरा नदी जो गंगा, ये भी बिहार में बॉर्डर बनाती है। ये सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कौन सी नदी बिहार के बॉर्डर बनाती है बिहार से। तो ये नदी भी थोड़ी सी बॉर्डर बनाती है, गंगा नदी भी। और एक जो हम साउथ बिहार में हम पढ़ेंगे जो जो बॉर्डर बनाती है, वो है कर्मनासा नदी। जी हाँ, कर्मनासा नदी भी बॉर्डर बनाती है। और कर्मनासा नदी की उद्गम कहाँ है, कहाँ से कर्मनासा नदी आती है? तो बिहार का जो है ना कैमूर से ही आती है। यानी ये जो आप ज़िला ये देख रहे हो, ये कौन सा ज़िला है? कैमूर ज़िला है। और इसके आपको ये वाला ज़िला, इसके साइड में ये कौन सा ज़िला मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको रोहतास ज़िला। ठीक है, तो यहाँ तो रोहतास पठार से ही आती है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ से आपको यदि इसका उद्गम होता है, यानी एक तरह से रोहतास पठार जो है वो आप कहिए कैमूर ज़िले में ही है बिल्कुल, लेकिन उसको हम रोहतास पठार कहते हैं क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है, तो हम उसको रोहतास पठार बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो नदी निकलती है कर्मनासा, वो भी यहाँ पे थोड़ी कुछ दूर तक ले बनाती है बॉर्डर बिहार से। तो कितनी नदियाँ बॉर्डर बनाने वाली पहले हो गई? यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। तो 4 नदी जो है वो बिहार के साथ बॉर्डर बनाती है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ये नदी जो है कर्मनासा, वो अब कहाँ पे मिलेगी? गंगा से, ये तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये चौसा में ही मिलती है गंगा से, जहाँ पे गंगा एंटर करती है ना बिहार में, यानी बक्सर में, वहीं पे मिल जाती है कर्मनासा नदी। और कर्मनासा नदी के बारे में अगर कहूँ तो इसको एक अपवित्र नदी कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम ही देख रहे हो, कर्मनासा, यानी कि कर्म का नाश करने वाला ये नदी है, तो इसको अपवित्र माना जाता है। ठीक है, ये हो गई कर्मनासा नदी, पहले हमने देख लिया। फिर अब साउथ बिहार में दूसरी नदी की बात करें तो उसकी हम बात करेंगे सोन नदी। ठीक है, सोन नदी जो है ना वो बिहार में कहाँ से एंटर करती है? तो ये रोहतास ज़िला जो है, रोहतास ज़िले में ही सोन नदी एंटर करती है बिहार में। बिहार में तो एंटर करती है रोहतास में, लेकिन आती कहाँ से है ये सोन नदी? सोन नदी जो है ना वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से आती है। ठीक है, कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से आती है, और वो फिर झारखंड में एंटर करती है। फिर बिहार में कहाँ पे जाती है? तो बिहार में यहाँ पे रोहतास ज़िले में एंटर कर जाती है। ठीक है, और ये फिर कहाँ पे गंगा मिलती है? तो गंगा में यहाँ पे गंगा का पूरे बिहार का जो कैपिटल सिटी है पटना, तो पटना के एक जगह है दानापुर। जी हाँ, तो दानापुर में ये सोन नदी जाकर ना गंगा से मिल जाएगी। तो आपने देखा चौसा में मिल जाती है कर्मनासा, दानापुर में मिल जाती है सोन नदी। उसके बाद जो तीसरी नदी है बिहार में, साउथ बिहार से जाने वाली, वो है पुनपुन। पुनपुन कहाँ पे एंटर करती है? तो पुनपुन बिहार के औरंगाबाद ज़िला में एंटर करती है। ठीक है, आपको यहाँ पे रोहतास के बाद यहाँ पे औरंगाबाद ज़िला दिखेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे गया दिखेगा। तो औरंगाबाद ज़िले में एंटर करती है पुनपुन नदी। और ये हजारीबाग जो प्लेटू है झारखंड का, हजारीबाग पठार, वहाँ से वो आती है, वहाँ से उसका उद्गम है, और वो औरंगाबाद में, बिहार के औरंगाबाद में एंटर करती है। और ये कहाँ पे जाकर मिल जाती है गंगा से? तो ये भी पटना में मिलती है, लेकिन ये पटना के फतुहा जगह पर मिलती है। और ये क्वेश्चंस भी बीपीएससी में, पिछले बीपीएससी में, उसके पहले वाले में पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, तो उसके में भी आपको ये याद रखनी है। तो यहाँ से ये दोनों पटना में गई, लेकिन एक दानापुर में मिली गंगा से, और एक फतुहा में मिल गई गंगा से, ये सोन नदी और ये पुनपुन नदी। तो ये 3 नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जो है फल्गु, और ये फल्गु नदी जो है ना गया में ही इसका उद्गम है। गया में ही फल्गु नदी, जिसको हम निरंजना नदी भी बोलते हैं। आपको याद होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के किनारे हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। तो ये वही नदी है जिसको फल्गु नदी भी बोलते हैं। तो ये बिहार के गया ज़िला में, और ये मिलती गंगा से है, ताल क्षेत्र में जाकर गंगा से वो मिल जाती है। मतलब प्योर गंगा में जाकर ये नहीं मिलती है, बल्कि कुछ इधर ही इसका जो इधर ताल क्षेत्र है उसी में से जाकर वो मिलती है गंगा नदी से फल्गु। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 2 छोटी नदियां हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो एक है क्यूल नदी। क्यूल नदी झारखंड का एक गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से निकलेगी झारखंड के, और कहाँ पे वो चले जाए एंटर करेगी? तो जमुई, बिहार का जो जमुई ज़िला है ना, वहाँ पे एंटर करेगी बिहार में, और ये लखीसराय में जाकर गंगा से मिल जाएगी।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। फिर एक अजय नदी है जिसका उद्गम ही है मुंगेर में, ठीक है। यहाँ जो है मुंगेर है, मुंगेर में ही अंदर यहाँ पे आपको बांका मिलेगा, तो मुंगेर में ही उसका उद्गम ही है उसका ये अजय नदी का, ठीक है। कौन सी नदी? अजय, ये अजय, तो इसका यहाँ पे है। और ऑब्वियसली जब ये तो बिहार में ही इसका उद्गम है। और फिर लेकिन ये गंगा में यहाँ नहीं मिलती है, ये भी चली जाती है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में एक जगह है बर्धमान, बर्धमान ज़िला है एक्चुअली, तो बर्धमान ज़िले में ही एक कटवा टाउन, बर्धमान ज़िला में एक कटवा टाउन है, यहाँ पे जाकर गंगा नदी से वो मिल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय जो नदियाँ हैं बिहार में, कहाँ से निकलती है और किधर से जाकर आप गंगा में मिलती है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि ये सब नदियाँ जो हैं वो जाकर फाइनली गंगा में ही मिल रही है, और जो नॉर्थ साइड की नदियाँ हैं वो भी फाइनली जाकर गंगा ही मिल रही है। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये ढलान है थोड़ा सा, और दोनों तरफ से उठा हुआ ये स्ट्रक्चर है बिहार का, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को बात ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसका समअप करेंगे। तो अब नॉर्थ बिहार, इसको हम टेबल फॉर्म में हमने पूरा सजा दिया है, ताकि आपको अब जो भी हमने मैप के थ्रू पढ़ाया है, अब उसको आपको हम टेबल के थ्रू मैं एक बार बता देता हूँ एकदम सरसरी निगाहों से, और आप उसको बिल्कुल कंठस्थ कर जाइएगा। तो नॉर्थ बिहार के जो नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए कॉलम मैंने कैसे सजाया है, पहले नदियों के नाम लिखे हैं, फिर वो उसका उद्गम ओरिजिन कहाँ से है, और वो बिहार में एंटर कहाँ से, एंट्री इन बिहार, बिहार में किस जगह पे एंटर करता है, और फिर गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करता है। इस तरह से हमने टेबल पूरे सजाए हैं। तो इसको अब देखिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे पहले घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जो है इसका उद्गम है नेपाल के नामपा जगह से, और ये बिहार के सिवान में एंटर करती है, और सिवान में ही ये गंगा से मिल जाती है डोरीगंज में, ठीक है। कौन सी नदी है ये है घाघरा नदी। नेक्स्ट वैसे देखते जाइए, गंडक नदी जो कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास से इसका उद्गम है, वहाँ से निकलती है, वेस्ट चंपारण में एंटर करती है बिहार में, और ये बिहार के वैशाली ज़िला में पहलेजा घाट में गंगा से मिल जाती है। बूढ़ी गंडक की बात करें तो इसका उद्गम ही है वेस्ट चंपारण में बिशंबरपुर जगह से, और ये फिर यहाँ पे कटकुट क्यों है, क्योंकि ये बिहार में कहाँ से एंटर करेगी, क्योंकि बिहार में तो ऑलरेडी ये पहले बिहार से ही उद्गम हुआ है इसका, इसलिए जहाँ पे कटकुट देखिएगा वो आप समझ जाइएगा। तो इस गंगा से कहाँ मिलती है बूढ़ी गंडक, तो ये मिल जाती है खगड़िया में। नेक्स्ट है बागमती नदी। बागमती नदी जो है वो शिवपुरी रेंज हिल्स, नेपाल के शिवपुरी रेंज हिल्स है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है, वहाँ से वो निकलती है, ओरिजिन है। और ये बिहार का जो सीतामढ़ी ज़िला है वहाँ के सोरवटिया जगह पे बिहार में एंटर करती है, और बालाघाट में ये चल जाती है। यानी कटकुट इसलिए क्योंकि ये गंगा से ज्वाइन नहीं होती है, ये बालाघाट में, हमने आपको बताया कि ये बालाघाट में जाकर मिलती है बागमती। उसी तरह से कमला बालन जो है ये भी बालाघाट में जाके गंगा से नहीं मिलती है, अभी बदला घाट में ही ये दोनों मिले हुए रहते हैं। और कमला बालन जो है वो उसका उद्गम कहाँ है, तो सिंधुलिया गढ़ी जगह है नेपाल में, यानी कि महाभारत रेंज से इसका उद्गम है कमला बालन का। और ये बिहार के मधुबनी ज़िला में एंटर करती है। मधुबनी ज़िला में कहाँ, जयनगर टाउन में ये एंटर करती है। और ये दोनों बागमती, कमला बालन दोनों बदला घाट पर मिल जाते हैं। अब ये दोनों बदला घाट पर मिलते हैं किस नदी से, तो कोसी नदी से मिलते हैं। बागमती और कमला बालन दोनों कोसी नदी से मिल जाते हैं। और कोसी नदी जो है नेपाल के हिमालय रेंज से निकलती है, और बिहार के सुपौल ज़िला में एंटर करती है। और फिर इसको यानी कि बागमती और कमला बालन को साथ में लेकर कोसी जो है वो कटिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है कुर्सेला जगह पर। एंड नॉर्थ बिहार का एक लास्ट महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है वो सिक्किम जो स्टेट है वहाँ से निकलती है, उसका उद्गम है, और बिहार के किशनगंज ज़िले में एंटर करती है। और लेकिन वो बिहार में गंगा से नहीं मिलती है, बल्कि वेस्ट बंगाल में नवाबगंज जगह पर जाकर गंगा से मिलती है। तो ये वाला था पूरा रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार, जिसका पूरा टेबल फॉर्मेट में हमने इसको आपको बता दिया। अब नेक्स्ट साउथ बिहार का, दक्षिण बिहार का जो नदी है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी सेम उसी तरह से सारा कुछ सजाया गया है, एंट्री ज्वाइन गंगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कर्मनासा नदी जो कि रोहतास प्लेटू यानी कि रोहतास पठार, लेकिन ये है कहाँ पे रोहतास पठार, ये है कैमूर में ही। तो यहीं से कर्मनासा नदी का उद्गम है, और ये बिहार में तो एंटर करेगी नहीं, कटकुट यहाँ पे है क्योंकि ये बिहार में ही इसका उद्गम है कैमूर ज़िले में, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है, थोड़ी सी बॉर्डर बनाती है बिहार और यूपी से, और उसके बाद ये जो है बिहार के चौसा जगह पर जो है गंगा से मिल जाती है। चौसे पर ही गंगा भी बिहार में एंटर करती है, बक्सर ज़िले का जो चौसा जगह है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सोन नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और बिहार के रोहतास ज़िले में एंटर करती है। और
बिहार का जो पटना ज़िला है, जो कि कैपिटल सिटी है बिहार का, यहाँ पर दानापुर में सोन नदी गंगा से मिल जाती है। पुनपुन नदी जो है वो झारखंड के हजारीबाग पठार से निकलती है। औरंगाबाद, बिहार का जो औरंगाबाद ज़िला है वहाँ पे एंटर करती है। और जो पटना ज़िला है, पटना के ज़िला के फतुहा जगह पर ये गंगा से मिल जाती है पुनपुन नदी। ठीक है। उसके बाद अगली नदी की बारी है फल्गु नदी, जिसको हम निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। और फल्गु नदी जो है इसका उद्गम ही गया में है। और ये बिल्कुल, अगर बिहार में ही उद्गम है तो यहाँ पर कटकुट तो होगा ही। और फिर जो ये नदी है गंगा से कहाँ मिलती है, तो ताल क्षेत्र में, ताल एरिया में गंगा के ये मिल जाती है। अगली नदी है क्यूल नदी। क्यूल नदी जो है झारखंड के गिरिडीह ज़िले से निकलती है और ये बिहार के जमुई ज़िले में एंटर करती है। और उसके बाद ये लखीसराय ज़िले में गंगा से मिल जाती है। एंड एक लास्ट नदी की अगर बात करें तो अजय नदी मुंगेर में ही इसका उद्गम है ऑब्वियसली। तो ये बट गंगा में जो है बिहार में नहीं मिलती है। और ये जो है वेस्ट बंगाल के बर्धमान ज़िले में गंगा से मिलती है अजय नदी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है पूरा साउथ बिहार का हमने ये टेबल पूरा अरेंज कर दिया था। ये कंप्लीट आपको यहाँ पे आपने देख लिया किस तरह से। ठीक है। और जैसा कि हमने बताया, बिहार का 12 ज़िला जो है वो गंगा नदी के किनारे है। वो ज़िला कौन कौन सा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है सवाल। तो वो ज़िला है, देखिए, सिवान है। अगर नॉर्थ बिहार बात करें तो सिवान, सारण, वैशाली, बेगूसराय। यहाँ पे देखिए, ये जो घाघरा नदी आती है तो सिवान में भले ही एंटर करती है, लेकिन ये सारण में जाकर ये गंगा से मिल जाती है, डोरीगंज जगह पर। ठीक है, ये एक कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसको बोल दिया है कि वो सिवान में ही मिलती है। नहीं, ये सिवान में नहीं, सारण में जाके गंगा से मिल जाती है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा है, तो सिवान, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 ज़िला। 6 ज़िला आपको मिल गए नॉर्थ बिहार में। और फिर यहाँ पर देखिए बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर। तो यहाँ पे कितने हुए, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 ज़िले। तो ये 6 ज़िले, यानी कि 12 ज़िला जो है वो गंगा नदी के किनारे है। तो सबसे पहले आप बिहार का लोकेशन समझिए। हालांकि हमने बिहार का पूरा कंप्लीट तरीके से उसके लोकेशन वगैरह हर चीज़ को डिस्कस किया है, फिर भी हम क्योंकि इस चैप्टर का डिमांड है तो हम इसमें ज़रूर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये है पूरा हमारा भारत। और भारत कहाँ पे है, बिहार। तो ये रहा आपका बिहार, ये वाला जो पोर्शन है ये बिहार है। ठीक है। इधर उत्तर प्रदेश आपको मिलेगा, ये नेपाल है नॉर्थ में। और यहाँ पे ये वाला साइड ये कौन सा है, तो ये है वेस्ट बंगाल। और उसके बाद ये वाला साइड ये है बांग्लादेश। ठीक है। और यहाँ पे आपको बिहार के साउथ में ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये झारखंड है। ठीक है। तो ये जो लोकेशन आपने देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर कीजिए, ये जो बिहार है और यहाँ पे ये वाला पार्ट बंगाल है और ये बांग्लादेश। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इधर क्या शुरू हो रहा है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी आपको यहाँ पे शुरू है, क्योंकि अब बिहार थोड़ा बे ऑफ बंगाल के नज़दीक में है। ठीक है। अब बिहार बे ऑफ बंगाल के नज़दीक में है, थोड़ा सा नियरेस्ट है। इसके कारण जो इस साइड का जो जलवायु होता है, इसके क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ठीक है। और वहीं पे अगर बिहार के वेस्टर्न पार्ट की बात करें, इधर ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा ड्राई होता है, शुष्क होता है यहाँ पे क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप वो हो रहे होगे कि ठीक है, क्लाइमेट भी तो थोड़ा सा बताओ कि आखिर क्लाइमेट होता है क्या। 2 वर्ड समझो, इससे आप समझ जाओगे। एक वर्ड होता है क्लाइमेट, दूसरा वर्ड होता है वेदर। दोनों ही हम आम बोलचाल की भाषा में दोनों को ही हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन क्या करेक्ट है तो देखते हैं। तो वेदर उसको कहते हैं, वेदर हर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, हर दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन या 5वें दिन बदलता रहता है। ठीक है। वेदर क्या, ये बदलता रहता है, 1-1 घंटे पे बदल सकता है, 2 घंटे पे, 3 घंटे पे, 4 घंटे पे, 5 घंटे पे। लेकिन जो क्लाइमेट है, जलवायु है, ये जैसे बिहार का अगर जो भी क्षेत्र है, या फिर बिहार की बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो अगर वो जो क्लाइमेट होगा, वहाँ की जो जलवायु होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है। वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वो इतना आसानी से, इतना जल्दी 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे या फिर 4 दिन या 5 दिन या फिर 1 महीना ऐसे बदलेगा नहीं वो क्लाइमेट। लेकिन वेदर आराम से बदल सकता है। ठीक है। वेदर एक तरह से आप मौसम कह सकते हैं, तो ये पल पल बदल सकता है, लेकिन क्लाइमेट जो है उस क्षेत्र का उसी तरह का क्लाइमेट रहेगा। अब जो यहाँ पे क्लाइमेट देख रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट देख रहे हो, वो क्या देख रहे हो कि वहाँ पे ठंडा रहता है हमेशा, सालों भर वहाँ पे ठंडा रहता है। ठीक है।
तो वो क्या हुआ, वो क्लाइमेट हुआ उस क्षेत्र का, वही एक पर्टिकुलर क्लाइमेट है, पर्टिकुलर जलवायु है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वेदर चेंजेस नहीं होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन क्या है कि एक कॉमन सी वहाँ की चीज़ है कि वो क्लाइमेट बिल्कुल ही ठंडा ही रहेगा, वहाँ का जलवायु बिल्कुल ही ठंडा ही रहेगा। तो वो सिचुएशन, तो क्लाइमेट और वेदर में आप समझ गए, इसी से आपको अनुमान ये भी लग गया हो कि आखिर जलवायु है क्या। ठीक है, अब ज़रा सा बिहार के इस मैप को गौर करो। तो हमने बताया कि बिहार का जो ईस्ट पार्ट है, ठीक है, वो काफ़ी ह्यूमिड होता है थोड़ा सा, ठीक है, ये काफ़ी ह्यूमिड होता है। और ये जो वाला पार्ट है वेस्ट वाला पार्ट बिहार का, वो कैसा होता है, तो कंपैरेटिवली उसके कंपेयर में ये होता है ड्राई, शुष्क होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। फिर जहाँ तक बात आई नॉर्थ पार्ट की, अब बिहार का ये वाला जो पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट, ये कैसा रहता होगा, तो अनुमान लगाइए कि ये कैसा रहता होगा। इधर है हिमालय पर्वत है, तो यानी कि ये नॉर्थ वाला बिहार का जो पार्ट है, ये थोड़ा, इसका जो जलवायु है वो थोड़ा ठंडा होता होगा, कूलर होता होगा, किसके कंपेयर में, इधर वाले का, क्योंकि ये तो पठारी भाग में ये वाला क्षेत्र है ना, जो सदर्न पार्ट है। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, आपको हमने डिस्कस किया था, ये झारखंड वाला जो पार्ट है। तो इस पार्ट के कंपेयर में ये वाला पार्ट ठंडा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें आप समझ गए। अब यहाँ पे आप स्टेट भी थोड़ा सा देख सकते हो, जैसे ये जो है वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, और ये सब क्या होंगे, थोड़े ठंडे होंगे किसके कंपेयर में, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका के कंपेयर में। ठीक है, तो इस क्षेत्र को आप समझ सकते हो। उसके बाद फिर हम यहीं पे बात करेंगे अगर ह्यूमिड क्लाइमेट की, तो ह्यूमिड कहाँ पे है, तो जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ये सब वाला ये जो क्षेत्र है, ये वाला कंपैरेटिवली ये बिल्कुल ही ह्यूमिड होगा। ठीक है, ये पूरी नमी होगा इधर, और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ड्राई होगा, शुष्क होगा एकदम। जैसे यहाँ इधर वाला पार्ट में गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, ये सब, ये वाला पार्ट थोड़ा सा। तो इस तरह से समझिए कि क्लाइमेट कैसे डिफ़र कर रहा है बिहार का, तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अब बिहार का सीजन्स यानी बिहार के मौसम की बात करें तो वो सेम ही है जो पूरे भारत में जो मौसम होता है, जिस तरह से कैटेगराइज होता है उसी तरह से बिहार का भी है। जैसे ठंडा होता है, दिसंबर से फरवरी के बीच में वो ठंडा होता है। गर्मी होती है मार्च से मई तक में, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बिल्कुल हॉट होता है। फिर साउथ वेस्ट मानसून जब होता है, यानी मानसून जब आ जाता है जून से सितंबर, 15 जून तक बिहार में मानसून आ जाती है, और केरल में 1 जून से शुरू होता है मानसून। अब जो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून होता है वो अक्टूबर से नवंबर तक वो चलता है। ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत बारिश होती है। जैसे पता होगा आपको कि जो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, तो वो चीज़ आप समझ रहे हो। जब हम क्लाइमेट ऑफ भारत पढ़ेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो उसमें इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे चीज़ों को। ठीक है, अभी यहाँ पे आप इतना चीज़ समझ सकिए कि जो भारत का क्लाइमेट होता है बेसिकली, यानी कि नाम उतना ही, वही सब जो सीजन होते हैं वही में कैटेगराइज्ड हैं। इतना ही नहीं, भारत का जो क्लाइमेट, भारत की जो जलवायु जिस पे डिपेंड करती है, जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, उन्हीं सारे फैक्टर्स जो है बिहार की जलवायु को भी अफेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, अब क्योंकि अब भारत में ही बिहार है, ठीक है, तो वही सब सारे जो क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं। जैसे आपको हमने अभी बताया लोकेशन ऑफ हिमालय, तो हिमालय के पास बिहार का भी लोकेशन है, तो आपको पता होगा उसके नॉर्दर्न वाले भाग में ठंडे टाइप के रहते हैं, थोड़ा सा कूलर रहता है। लोकेशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पर देखिए, हमने क्या आपको बताया था, जो बिहार का है, जैसे ये वाला जो बाउंड्री अगर बिहार का समझ लो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। और बिहार का लैटीट्यूड शुरू कहाँ से होता है, बिहार का तो लैटीट्यूड शुरू ही होता है 24 डिग्री से। ठीक है, 24 डिग्री कुछ होता है, तो बिहार का लैटीट्यूड 24 डिग्री से शुरू होता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री है। ये हालांकि काफ़ी ऊपर है बिहार का लैटीट्यूड, लेकिन फिर भी बिहार में गर्मी काफ़ी होती है। आपको पता ही होगा गर्मी के दिनों में 45 डिग्री तक बिहार का टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, ये है। फिर अभी हमने आपको बताया बे ऑफ बंगाल जो है फैक्टर्स है जो बिहार के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, क्योंकि नज़दीक होने के कारण उसका जो पूर्वी भाग है वो बिल्कुल ही ह्यूमिड हो जाता है। उसके साथ ही आगे हैं जो फैक्टर्स, ये देख लीजिए। फिर नॉर्वेस्टर एंड अदर जो समर स्टॉर्म्स हैं, जो भी जो लू चलते हैं वगैरह, आंधी वगैरह जो गर्मियों में आते हैं, वो सब चीज़ें जो भी अफेक्ट करती है भारत को, उसी तरह से बिहार को भी। फिर जो भी साउथ वेस्ट मानसून तो हमने बताया कि उसके कारण जो बारिश वगैरह थोड़ा बहुत आती है ठंडे के दिनों में भी, तो जो साउथ वेस्ट मानसून का एक्टिविटीज़ होता है वो सब भी बिल्कुल ही जैसे भारत को अफेक्ट करती है, उसी तरह से बिहार को भी अफेक्ट करती है। बिहार के जलवायु को भी यही सारे फैक्टर्स जो हैं
ये जो 4-5 फैक्टर्स यही बिहार के जलवायु को भी अफेक्ट करते हैं। अब देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार। अब बिहार की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो खेती पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ये भी जलवायु के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको कट करके आप पढ़ के देखो आराम से आपको मालूम चल जाएगा। एग्रो क्लाइमेट, ठीक है, कि जो कृषि युक्त जो क्लाइमेट है, कृषि के लिए उपयोगी जो जिस तरह के क्लाइमेट है कि मतलब किस क्लाइमेट में क्या उगाया जाएगा, कौन सी क्रॉप्स उगाई जाएगी, तो उसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पूरे बिहार को करीबन 4 जोन में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि एग्रो क्लाइमेट जोन है, कृषि आधारित वो जलवायु की कहाँ पे किस चीज़ को उगाने में बेनिफिशियल होगा। जैसे अब देखिए किस किस बेसिस पे, तो सॉइल कैरेक्टराइजेशन। अब मिट्टियों के बारे में हम अगले बारे में पढ़ेंगे। तो सॉइल का जो नेचर है उसके आधार पर इसको बांटा गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन पर, कि किस तरह का वहाँ पे मिट्टी है तो वहाँ पे किस तरह की फसल लगाई जाएगी। फिर बारिश कहाँ पे किस तरह की होती है, कहीं जहाँ पे ज़्यादा होती है। अच्छा, बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है किशनगंज में, ठीक है। किशनगंज आपको बिल्कुल ही कॉर्नर पे ये जो अगर बिहार हुआ तो ये वाला जो कॉर्नर है, यानी कि बिल्कुल ही बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल से इसका बॉर्डर शेयर यहाँ पे करता है और इधर नेपाल से, तो ये वाला कॉर्नर है किशनगंज। तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है कहाँ पे, कम होती है कहाँ पे, मीडियम होती है, तो उस आधार पे भी इसको बांटा गया है। फिर टेम्परेचर जहाँ पे कहाँ पे कितनी टेम्परेचर होती है उस आधार पे। फिर टेरेन क्या है, मतलब ज़मीन किस तरह से है, ऊबड़ खाबड़ है, समतल है, क्या प्लेन है, इस तरह के उन सब चीज़ों पे। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं उनको 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब वो 4 मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो एक को डिवाइड किया गया है जोन 1 में, फिर जोन 2, फिर जोन 3A। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर एग्ज़ाम में पूछा गया तो। जोन 3A है, ठीक है, सिर्फ जोन 3 नहीं है। वहीं पे दूसरा अगला होना चाहिए था जोन 4, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इस चीज़ के लिए रखिएगा कि जोन 4 नहीं है, जोन 3B है, ठीक है। यहाँ पे जोन 3B है। तो ये 4 जोन्स में एग्रो क्लाइमेटिक जोन को, बिहार के जो भी क्षेत्र हैं उसको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये वाला किसके आधार पर डिवाइड किया गया है, तो ये हमने अभी आपको यहाँ पे जो डिस्कस किया है। एंड फाइनली इन जोन को समझिए कि कौन सा क्षेत्र किस जोन में आता है। तो यहाँ पे आप जो 4 जोन हमने कैटेगराइज़ किया था उनमें जोन 1 में 13 ज़िले आते हैं। बिहार के 13 ज़िले जोन 1 में आते हैं। वो कौन कौन से हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, सिवान, सारण, गोपालगंज। ये वाले जो क्षेत्र आ गए वो 13 ज़िलों में जोन 1 है, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन सेकंड में 8 ज़िले आते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, हाँ बस ये 8 ज़िले आते हैं। और जोन 3A जो हमने बताया उसमें 6 ज़िले आते हैं। कौन से 6 ज़िला, वो है भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा। तो ये 6 ज़िले आ जाते हैं जोन 3A में, ठीक है, ये 3A में आते हैं। अब 3B है यहाँ पर ये वाला पार्ट, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया, औरंगाबाद, नवादा, ये सारा जो ये वाला जो पार्ट है ये आ जाता है जोन 3B में। और ये वाला जो पार्ट है जोन 3A में, और यहाँ पे ये सेकंड और ये फर्स्ट, ठीक है। तो ये सारा जोन है, आप इसको मैप वाइज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ऑप्शंस में आपको मिल सकते हैं। बल्कि हमें बस 2 चीज़ों पे फोकस करना है। कौन कौन सा, एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है नेशनल पार्क, ठीक है। क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। अब यहाँ पे इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करें तो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ये है कि बहुत ही लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो होती है, यानी कि लोग यहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ के जो भी लोकल ट्राइबल वगैरह होते हैं वो पेड़ पौधे यहाँ पे तोड़ सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, फल वगैरह तोड़ सकते हैं, जो कैटल होती है, गाय भैंस, वो जाकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चरा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी मैं एक चीज़ और बताता हूँ। 2 तरह का कंजर्वेशन होता है, ठीक है। क्या होता है कंजर्वेशन, यानी जानवरों या वाइल्ड लाइफ के संरक्षण करने का 2 तरीका है, ठीक है। कंजर्वेशन के 2 टाइप्स, वो कौन कौन से, एक आपका हो जाता है इन सेतु और दूसरा हो जाता है एक्स सेतु। तो पहले जानिए कि इन सेतु क्या है, ठीक है। तो इन सेतु उसे कहते हैं जहां अगर आप किसी
जानवर या वाइल्ड लाइफ का, यानी पूरे जो फ्लोरा एंड फौना है उसका संरक्षण, उसका कंजर्वेशन अगर आप उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही कर रहे हो तो वो क्या है, वो इन सेतु हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ वहाँ से जानवर वगैरह लाकर, वहाँ से पक्षियों वगैरह को लाकर दूसरे जगह पे आप उसका संरक्षण कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें अगर एक्स सेतु का, तो जू हो गया। अब चिड़ियाघर में आप क्या कर रहे हो, उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में तो उसको नहीं, वहाँ भी तो आप उसकी कंजर्वेशन ही कर रहे हो, ठीक है, संरक्षण ही कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं कर रहे हो, उसके प्राकृतिक वातावरण में उसका जो कंजर्वेशन है वो नहीं कर रहे हो, बल्कि उसको एक तरह से आर्टिफिशियली उसके लिए आप डिज़ाइन कर दिए हो। लेकिन इन सेतु होता है उसका नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझ लिया। अब समझिए, अब हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ पे नेशनल पार्क। अब इसको आप और भी बढ़िया समझिएगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल ट्राइबल्स हैं, वो सब जाकर पेड़ पौधे तोड़ सकते हैं, फल वगैरह वहाँ से तोड़ सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ से तोड़ सकते हैं, ठीक है। जो भी कैटल हैं वो भी चरा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो भी लिमिटेड है, ठीक है। गाय भैंस जो भी चराना है वो चरा सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड है। लेकिन जहाँ नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, तो नेशनल पार्क में ये सब बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। कोई भी एक्टिविटीज़ आपका अलाउड नहीं होगा, या जानवरों का चराना वगैरह, ग्रेजिंग वगैरह भी बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, एकदम से एक्टिविटी अलाउड ही नहीं। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि यहाँ पे वो अलाउड है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गया। फिर एक तो समानता ये चीज़ है कि दोनों ही इन सेतु होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहो या नेशनल पार्क कहो, ये सब क्या होते हैं, ये सब इन सेतु कंजर्वेशन होते हैं, इनके ये नेचुरल इन्वायरमेंट ही होते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी फेंसिंग नहीं होती है, ठीक है, ये फेंसिंग नहीं होती है। लेकिन जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पे फेंसिंग एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसको पूरा घेरा रहता है एकदम से, जो तार वार वगैरह से घेरा जाता है ना, वैसे इसको घेरा हुआ रहता है नेशनल पार्क में, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यही फेंसिंग नहीं रहेगी, कोई फेंसिंग नहीं रहेगा, ऐसे ही खुला रहेगा। ये एक डिफरेंस होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप अपग्रेड करके, ठीक है, आप अपग्रेड करके इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट तो कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, जैसे मान लो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वहाँ पे कंजर्वेशन चाहिए, यानी कि आप जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क की ओर बढ़ रहे हो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा कम मिलेगी कंजर्वेशन का, लेकिन नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाती है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन में स्ट्रिक्टनेस चाहिए तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क कर दिया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो है नेशनल पार्क को आप कभी भी डाउनग्रेड नहीं कर सकते, और इसको निचले स्तर पे तो आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। अब नेशनल पार्क है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे रहता है, तो उसमें अब उसको डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं बनाओगे, ठीक है। तो ये नहीं होता है, आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते नेशनल पार्क को, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है और बनता भी है। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क तो हो गया। अब बात है टाइगर रिजर्व की। तो देखिए, एक प्रोजेक्ट आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के वक्त में ये देखा गया था कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है। इसके लिए टाइगर को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अब जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या फिर नेशनल पार्क को जिसमें देखा जा रहा है कि टाइगर की जनसंख्या है, उसको कंजर्व करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ला दिया जाता है और वो बन जाता है क्या, टाइगर रिज़र्व, ठीक है। तो नेशनल पार्क भी टाइगर रिज़र्व बन सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी टाइगर रिज़र्व बन सकता है, और दोनों ही बोला जा सकता है। अब जैसे ये नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व है, तो इसको हम दोनों चीज़ ही बोल सकते हैं, इसको नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, टाइगर रिज़र्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट एक क्लियर हो गया होगा, टाइगर रिज़र्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बाकी बर्ड सेंचुरी भी तो आप समझ ही रहे हो, बर्ड सेंचुरी में भी बस अगर किसी पक्षियों को ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है तो वहाँ पे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है उसको,
ठीक है। और मतलब बर्ड की एक तरह से कहो कि बर्ड की वहाँ पे वैरायटीज़, बर्ड की जो स्पीसीज़ है ज़्यादा मात्रा में अगर उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में ये पाई जा रही है, तो इस तरह से भी कहा जा सकता है उसको। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बिहार के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरीज़ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को पहले मैप के थ्रू देखते हैं, फिर इसका एक लिस्ट भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बिहार का मैप है और बिहार के मैप में सबसे नॉर्थ में आप देखिए कौन सा स्टेट है, वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में आपको दिखेगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, और इसी को वीटीआर भी बोलते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। हमने आपको बताया है इसका पूरा चीज़ें कि कौन क्या है, किस तरह से। फिर एक वाल्मीकि नगर असरमानी है, इस तरह से ये सब सेंचुरी की तरह ये है। ठीक है, फिर उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में। ठीक है, दरभंगा में आपको मिलेगा कुशेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर अररिया की अगर हम बात करें तो परमार डॉल्फिन सेंचुरी मिलेगा। हरिहा बड़ा डियर पार्क मिलेगा आपको, कहाँ पे, बिहार के अररिया में। कटिहार में मिलेगा गोगा बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहला कम्युनिटी रिजर्व है ये बिहार का। ठीक है, गोगा बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आपको भागलपुर में मिलेगा विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये पूरे देश भर में पहला एकमात्र वाइल्ड गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है, भागलपुर में, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। मुंगेर में आप यहाँ पे ये देखो तो मुंगेर में आपको भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। फिर बेगूसराय जो यहाँ पे आपको मिलेगा, बेगूसराय में क्या है, कांवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कांवर लेक भी है, और कांवरतर वेटलैंड भी है। ठीक है, कांवरतर वेटलैंड बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख ली। फिर नालंदा में भी आपको मिलेगा पंत सेंचुरी, एक आपको नालंदा मिलने वाला है। जमुई में, जमुई जो ज़िला है वहाँ पे आपको नागी डैम और नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। ठीक है, नागी और नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार ही बर्ड फेस्टिवल ऑब्ज़र्व किया गया था, बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, ये बिहार में पहली बार बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, जिसका नाम था कलरव। ठीक है, ये कहाँ पे, नागी और नागी नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये किया गया था, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आप अगर देखोगे आगे तो गया में गौतम बुद्ध सेंचुरी आपको मिलेगी। भोजपुर ज़िले में अगर आते हैं हम तो यहाँ पे सुहियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, और बक्सर में बक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको मिलेगी। फिर संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क आपको पटना मिलेगा, ये एक जू है। ठीक है, चिड़ियाघर है। और फिर कैमूर में आपको मिलने वाला है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत सरकार का ये प्रपोज़ल आया है कि वो इसको डिक्लेयर किया जाएगा क्या, तो टाइगर रिजर्व में। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी टाइगर देखे गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये टाइगर रिजर्व नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है। ठीक है, और ये तो आपको मालूम होगा कि बिहार के नॉर्थ में आपको नेपाल मिलेगा, और इसके ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल, इसके वेस्ट साइड में उत्तर प्रदेश आपको मिलने वाला है, और इसके साउथ में तो आपको झारखंड मिलेगा। झारखंड याद रखिए, ये भागलपुर तक झारखंड का इलाका आ जाता है। ठीक है, भागलपुर का जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल से नहीं लगता है। क्या आपने सुना, भागलपुर का जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल से नहीं लगता है, बल्कि झारखंड से लगता है, याद रखना है। अब मैप वाला जो पोर्शन हमने देखा, उसी को हमने लिस्ट वाइज, टेबल वाइज यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ से आप देख पाओगे आसानी से। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, या फिर इसको टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों ही है वो, तो वो वेस्ट चंपारण मिल जाएगा। वेस्ट चंपारण में ही आपको वाल्मीकि असरानी मिलेगा, उदयपुर एनिमल सेंचुरी, ये सब वेस्ट चंपारण में आपको मिलने वाला है। कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी, कुशेश्वर, और ये मिलेगा आपको दरभंगा में। कांवर बर्ड सेंचुरी या कांवर लेक, वो सब बेगूसराय में आपको मिलने वाला है। राजमहल एनिमल सेंचुरी, ये साहेबगंज, ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया हुआ है, साहेबगंज बेसिकली ये झारखंड में आपको मिलेगा। ठीक है, गोगा बिल बर्ड सेंचुरी जो है वो कटिहार में है, और भीम बांध सेंचुरी ये आपको मुंगेर में मिलेगा। ठीक है, उधवा झील लेक ये साहेबगंज, फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो, साहेबगंज जो है वो बिहार में नहीं है, बल्कि ये झारखंड में है, साहेबगंज। ठीक है, फिर कैमूर सेंचुरी आपको रोहतास में मिलेगा। जी हाँ, कैमूर सेंचुरी जो है वो आपको रोहतास में ही मिलेगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में। नागी डैम और नकटी डैम बर्ड सेंचुरी ये जमुई में आपको मिलेगा। नागी डैम और नकटी डैम जमुई में। संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पटना में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोला दिया, वैसे ये जू है, चिड़ियाघर है। गौतम बुद्ध सेंचुरी ये गया में। पंत सेंचुरी नालंदा। परमार डॉल्फिन सेंचुरी अररिया। बक्सर बर्ड सेंचुरी, बक्सर में ऑब्वियसली बक्सर है,
और सुहियान बर्ड सेंचुरी ये भोजपुर में आपको मिलने वाला है, और हरिया बड़ा डियर पार्क अररिया में मिलेगा। तो ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ठीक है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व और वही नेशनल पार्क है, ये सिर्फ सिंगल है, और बाकी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में हमें डिफरेंस वगैरह सब कुछ बता दिया है। बाकी ये डेट हैं जहाँ जब ये इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क वगैरह, तो इससे कोई सवाल वाल आएगा नहीं, इसको कोई याद करना नहीं है। और ये उसका एरिया है कि वो कितने एरिया में फैला हुआ है, ये पूरा उसका एरिया दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया। अब जब आपने क्वेश्चन देखा कि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर इन इंडिया पूछ रहा है, लेकिन वो किस में पूछ रहा है, क्या किलोमीटर में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, ये जानने के लिए आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑप्शन परसेंटेज में, यानी कि हमें परसेंटेज में बताना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कितना परसेंट है टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिक्सअप करके यहाँ पे बोला जा रहा है। ट्री फॉरेस्ट को अलग और ट्री कवर को अलग नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। इस पर भी ध्यान रखिएगा। तो ये है 24.62%, जी हाँ 24.62% है ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए, यानी कि पूरे भारत का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 24.62% में फॉरेस्ट और ट्री कवर है, ये हमें बताता है ISFR 2021, ठीक है। जो कि अगर एरिया में हम बात करें तो ये जो है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है क्षेत्रफल में, 80.9 मिलियन हेक्टेयर में फॉरेस्ट और ट्री कवर है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मच फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज्ड। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना बढ़ गया है, किसके कंपैरिजन में, तो जो ISFR 2019 था उसके कंपैरिजन में, यानी कि 2019 से 2021 के इस रिपोर्ट में कितना बढ़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कितना बढ़ गया, 2261 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब तक हमने पूछा फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिलाकर। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय, तो जो फॉरेस्ट कवर है उसका बताइए कि कितना बढ़ गया है, ठीक है। अब ये जो फॉरेस्ट कवर है ये मतलब कि जो जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगल पूरा फॉरेस्ट में होता है वो। और अगर बात सिर्फ ट्री कवर की करें तो ट्री तो पेड़ तो कहीं भी उगाए जा सकते हैं। आप सड़कों पे साइड में देखे होंगे बहुत सारा, आप बहुत लोगों के घरों के आजू बाजू पेड़ देखते होंगे, उन सब को मिलाकर ये ट्री कवर काउंट किया गया है, ठीक है। और फॉरेस्ट कवर तो जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस भी आपको ही समझना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1540 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। घटा नहीं है, बढ़ गया है फॉरेस्ट कवर 1540 स्क्वायर किलोमीटर पिछले रिपोर्ट के मुकाबले। फॉरेस्ट कवर इतना बढ़ा तो ट्री कवर कितना बढ़ा, ये जो ट्री कवर हम बात करते हैं ये कितना बढ़ा, ये 721 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ चुका है, ठीक है। ये 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर 721 किलोमीटर स्क्वायर। अब इस रिपोर्ट में मेजरली 3 तरह के फॉरेस्ट के बारे में बात करी गई है, वेरी डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और फिर एक ओपन फॉरेस्ट की बात करी गई। ये 3 मेनली, या फिर एक स्क्रब जो घास वगैरह भी एक लास्ट में कह सकते हैं, लेकिन ये 3 मेजर बात करी गई है। तो यहाँ पे वही सवाल है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है भारत में उसका कितना परसेंट वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया यानी वो एरिया जहाँ पे जो ट्री हैं 70 से ज़्यादा या 70% से ज़्यादा जो है वो क्षेत्र पूरा ट्री से कवर है, ठीक है। बिल्कुल वहाँ पे धूप वगैरह भी आने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा घना है, उसको हम वेरी डेंस फॉरेस्ट कह रहे हैं। तो ये बताया जाता है ये कितना परसेंट है टोटल फॉरेस्ट एरिया का, 3.04%। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी जितना भी हमारा फॉरेस्ट एरिया है, कितना हमने अभी आपको बताया फॉरेस्ट एरिया 80.9 मिलियन हेक्टेयर, तो इसका 3.04% वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद अब यहीं पे एक और हो सकता है चीज़ें कि वेरी डेंस फॉरेस्ट फिर कितना बढ़ा। बाकी जंगल तो हमने देखा फॉरेस्ट कवर ट्री कवर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पिछले बार के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो बताइए अब पर्टिकुलरली कि वेरी डेंस फॉरेस्ट
कितना बढ़ा, ये 501 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। नेक्स्ट है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय। अब बताइए मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो दूसरा टाइप्स, ठीक है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितना बढ़ा, कितना किलोमीटर स्क्वायर बढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखिए मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है ये अगर जो ट्री कवर है वो 40% से 70% है। जैसे हमने वहाँ पे क्या बताया कि 70% या उससे ऊपर हो तो वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी बहुत ज़्यादा घना होता है। लेकिन उससे अब इससे थोड़ा कम घना की हम बात कर रहे हैं तो वो 40% से 70% जो है वो एरिया, वो फॉरेस्ट एरिया जो है वो पेड़ों से ढका होगा। तो उसको हम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कह रहे हैं, MDF कह रहे हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कितना ये बढ़ चुका है पिछले बार से, क्या इंक्रीज़ है। अब यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस आ गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1582 किलोमीटर स्क्वायर, क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कितना इंक्रीज़ किया है, बढ़ा है। लेकिन ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ही एक ऐसा फॉरेस्ट था जो कि बढ़ा नहीं बल्कि ये घटा है पिछली बार के मुताबिक, ठीक है। तो कितना घटा है वो तो 1582 स्क्वायर किलोमीटर घटा है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज पूछ रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपका काम करेगा BPSC की तरह, ऑप्शन E, नॉन ऑफ दिस। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो अभी कितना है टोटल फॉरेस्ट एरिया का? 9.33% टोटल फॉरेस्ट एरिया का अभी बचा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। तो यहीं पे वेरी डेंस फॉरेस्ट हमने बात कर ली, एक दूसरा टाइप मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की हमने बात कर ली, और एक और टाइप हमने बताया था ओपन फॉरेस्ट। तो ये इस टाइप का यानी कि 10 से 40% जहाँ पे जो क्षेत्रफल कवर है, जो फॉरेस्ट एरिया कवर है पेड़ों से ना, उसको हम ओपन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है, कैनोपी एरिया। तो ये जो है ये 9.34% ऑफ दी टोटल फॉरेस्ट एरिया का है, और ये भी बढ़ गया है। ओपन फॉरेस्ट जो है ये भी बढ़ा है। सिर्फ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो डिक्रीज़ हुआ है 1582 स्क्वायर किलोमीटर, ये डिक्रीज़ कर गया है। तो ये इंक्रीज़ किया है ओपन फॉरेस्ट कितना किलोमीटर? तो 2612 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज कर गया है ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट है द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर? तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश में, हर बार की तरह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। अगर टॉप 5 स्टेट की हम बात करें जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, जंगल जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, टॉप 5 की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे तो मध्य प्रदेश आ गया, दूसरे पे आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और तीसरे पे आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, और फोर्थ पे उड़ीसा, जी हाँ जंगलों में उड़ीसा, और फिफ्थ पे आपको महाराष्ट्र मिलेगा। तो ये टॉप 5 स्टेट हैं भारत के जहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट? अब यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है कि किस जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट्स की अब हम बात कर रहे हैं। अभी तो हमने देखा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी कि एरिया की अगर हम बात करें, ओवरऑल एरिया की हम बात करें, तो हमने देखा देश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में है, और दूसरे पे है अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। अब यहाँ पूछ रहा है कि उस राज्य का जो एरिया है, ठीक है, पर्टिकुलर जैसे मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसका कितना % अगर पूछा जाए कि जंगल है तो उसमें सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है, तो इसमें चेंज हो जाता है। जी हाँ, अब मध्य प्रदेश नहीं रहता है, बल्कि जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट की बात करें तो मिज़ोरम इसमें टॉप कर जाता है। ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि मिज़ोरम का जितना एरिया है ना, मिज़ोरम स्टेट का जितना एरिया है उसका 84.53% पे फॉरेस्ट कवर है। जी हाँ, आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में ये आपको मिज़ोरम स्टेट मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर परसेंटेज वाइज हम देखें तो मिज़ोरम टॉप करता है, और ऐसे नॉर्मली एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश टॉप करता है फॉरेस्ट कवर में। लेकिन यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अरुणाचल प्रदेश दोनों में ही सेकंड पोजीशन पे है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश लैंड एरिया में भी सेकंड पोजीशन पे आपको मिलेगा, और परसेंटेज वाइज में भी आपको
अरुणाचल प्रदेश ही सेकंड पोजीशन पे मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम परसेंटेज वाइज में अगर हम बात कर ले तो फर्स्ट पे आपको मिज़ोरम हो जाएगा, सेकंड पे कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और थर्ड पे मेघालय, फोर्थ पे कौन हो जाएगा, मणिपुर, सब सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ जाता है, और फिफ्थ पे नागालैंड, ठीक है। मिज़ोरम को हमने आपको बताया 84.53% इसके लैंड एरिया का 84.53% पे फॉरेस्ट कवर है। अरुणाचल प्रदेश के 79.33% पे फॉरेस्ट कवर है, और मेघालय 76% पे, और मणिपुर 74.34% पे, और यहाँ पे नागालैंड जहाँ की बात करें तो 73.90% ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट पे फॉरेस्ट कवर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट शोज द मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने मैक्सिमम इंक्रीज शो किया है, जहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है पिछले ISFR 2019 के कंपैरिजन में ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये कौन सा राज्य है, तो इसमें टॉप कर जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे पिछले बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया बढ़े हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और कितने बढ़े हैं, 647 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ चुके हैं पिछले बार के मुकाबले। और सेकंड पे तेलंगाना है, और थर्ड पे उड़ीसा आपको मिल जाएगा। तेलंगाना में 632 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ चुके हैं फॉरेस्ट एरिया, और उड़ीसा में 537 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर। अब पूछा जा रहा है कौन से राज्य में मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आप गूगल करना, थोड़ा सा आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पानी वानी लगा हुआ रहता है, वहाँ पे इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ही क्लोज ये होंगे, और बिल्कुल पानी वानी एकदम लगा रहेगा कंटिन्यूसली, वहाँ पे पानी बहता नहीं रहेगा, वहाँ पे लगा रहेगा एक जगह पे, स्टेमिनेंट वाटर ये सब रहता है, सब मैंग्रोव फॉरेस्ट उसमें वो होता है, ठीक है। तो उस तरह के फॉरेस्ट ये होते हैं। तो बोला जा रहा है कि इसमें किसने टॉप किया है, कहाँ किस राज्य में मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट है, क्या वेस्ट बंगाल? जी नहीं, ये इसमें उड़ीसा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जब मैंग्रोव फॉरेस्ट में टॉप करेगा तो कोई ऐसा राज्य टॉप करेगा जो कोस्टल एरिया पे रहता है, ठीक है, जिसका कोस्ट हो, समुद्र से लगता हो, तभी इस तरह के फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। तो उड़ीसा हो गया नंबर 1 पे, 8 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और सेकंड में यहाँ पे महाराष्ट्र 4 किलोमीटर स्क्वायर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और थर्ड पे आपको मिल जाएगा कर्नाटका, जिसके 3 किलोमीटर स्क्वायर पे मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, टोटल कार्बन स्टॉक इन द फॉरेस्ट इंक्रीज्ड बाय। तो फॉरेस्ट में जो कार्बन स्टॉक होता है वो कितना से बढ़ चुका है पिछले बार के मुकाबले। ये बढ़ गया है 79.4 मिलियन टन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और कितना है, इतना तो बढ़ गया है, ये तो इंक्रीज़ इतना शो कर रहा है, लेकिन है प्रेजेंट में कितना, तो ये है 7,204 मिलियन टन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कितना स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर प्रेजेंट इन बिहार। तो बिहार में टोटल कितना स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर प्रेजेंट है, तो ये है 7,380.79 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये बिहार के जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, ये जो एरिया है जिसमें फॉरेस्ट कवर है, ये बिहार के जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, 7.84%। बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा कितना है बिहार के अच्छा पहले तो आप बताओ बिहार की एरिया क्या है, कमेंट में ज़रूर लिखो। उस एरिया का 7.84% है बिहार में फॉरेस्ट कवर, जो कितना है, इतना है 7,380.79 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मैक्सिमम इन बिहार। तो बिहार में सबसे ज़्यादा किस तरह के फॉरेस्ट है। हमने 3-4 तरह के फॉरेस्ट बताए थे आपको, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब जो कि घास है एक तरह से। उसके टाइप्स भी हमने बताए थे, उसके परसेंटेज भी हमने बताया, ठीक है। तो वहीं पे अब इसको हम बिहार में पूछ रहे हैं
ठीक है। सेम चीज़ हमने अब बिहार में आपसे पूछा कि बताइए कि किस टाइप का फॉरेस्ट बिहार में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे होता है ओपन फॉरेस्ट वाला फॉरेस्ट कवर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बिहार के जोग्राफिकल एरिया का 4% जो है वो ओपन फॉरेस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि कितने किलोमीटर स्क्वायर है, 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये जो 4% है वो कितना है, 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसको भी याद रखना है। तो इस टेबल को देख सकते हो, फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो 333.42 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो कि 0.35% ऑफ जोग्राफिकल एरिया है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की अगर बात करोगे तो 3285.83 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, और ये टोटल जोग्राफिकल एरिया का 3.49% है। और ओपन फॉरेस्ट की हम बात करें, जिसको हमने बताया कि बिहार में सबसे ज़्यादा इस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है, जो कि 3761.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर ये फॉरेस्ट है, और ये टोटल जोग्राफिकल एरिया का 4% यहाँ पे तक। और टोटल फॉरेस्ट एरिया हर तरह के मिलाकर, तीनों टाइप के मिलाकर अगर फॉरेस्ट एरिया बात करें तो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर बिहार के एरिया पे फॉरेस्ट कवर है, जो कि बिहार का टोटल जोग्राफिकल एरिया का 7.84% है। और स्क्रब जो घास वास कहते हैं वो आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। अब पूछा जा रहा है कि बताओ कि बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो बिहार का कैमूर जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे सवाल होगा कि कितने किलोमीटर स्क्वायर पे कैमूर में फॉरेस्ट है, तो 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर में फॉरेस्ट कवर मिलेगा कैमूर में, जो कि बिहार का मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर रखने वाला ज़िला है कैमूर ज़िला। और ये कैमूर ज़िले का यानी कि जोग्राफिकल एरिया की हम बात करें तो कितना परसेंट है, ये 31.56% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो कैमूर फर्स्ट पोजीशन पे है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, सेकंड पे कौन है? सेकंड पोजीशन अगर पूछा जाए कि सेकंड डिस्ट्रिक्ट बताइए जहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो वो हो जाएगा आपका वेस्ट चंपारण। जी हाँ, वेस्ट चंपारण में 903.34 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्या है, फॉरेस्ट कवर है। और ये जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, 17.28%। ठीक है, मतलब वेस्ट चंपारण का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 17.28% पर ये फॉरेस्ट कवर है। लेकिन सेकंड पोजीशन ये है, और थर्ड पे कौन है? थर्ड पोजीशन पे अगर बात करें तो वो आपको रोहतास ज़िला मिलेगा। जी हाँ, रोहतास ज़िला थर्ड पोजीशन पे है, और जो रोहतास ज़िला है 669.91 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे क्या है, फॉरेस्ट कवर है। तो ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर मैक्सिमम है। और ये कितना परसेंट है जोग्राफिकल एरिया का, 17.26% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, एक ट्विस्ट है। वैसे कैमूर की अगर हम बात करें तो इसके जोग्राफिकल एरिया या फिर सिर्फ मैक्सिमम एरिया पे फॉरेस्ट कवर, दोनों में कैमूर ही टॉप पर रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे। लेकिन सेकंड पोजीशन यहाँ पे फिर चेंज हो जाता है। जैसे देश में हमने बात किया तो जो अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक ही रहा। ठीक है, वो या तो एरिया की बात करें फॉरेस्ट कवर एरिया की, या फिर फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट की बात करें, दोनों में अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे रहा था। लेकिन यहाँ पे वेस्ट चंपारण दोनों में सेकंड पे नहीं रहता है। वेस्ट चंपारण में जोग्राफिकल एरिया के अनुसार तो सेकंड पोजीशन है, लेकिन अगर पूछा जाए कि उसके जोग्राफिकल एरिया मतलब कि उस डिस्ट्रिक्ट के जोग्राफिकल एरिया का अगर फॉरेस्ट कवर हो तो उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप रहता है, तो वो आपका फिर हो जाएगा जमुई। जी हाँ, जमुई में 661.17 किलोमीटर स्क्वायर पर फॉरेस्ट कवर है। लेकिन ये जो है जमुई के क्षेत्रफल का 21.34% है। ठीक है, अब वेस्ट चंपारण देखिए,
वेस्ट चंपारण इसके जोग्राफिकल एरिया का 17.28% पे ही फॉरेस्ट कवर है, लेकिन जमुई के जोग्राफिकल एरिया का 21.34% पे फॉरेस्ट कवर है। तो समझ गए यहाँ पे, ये अति याद रखिएगा, बहुत ही ट्रिकी है चीज़ें, मैं बहुत ही डीप में आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पे जमुई आ जाएगा सेकंड पे, अगर परसेंटेज की हम बात करें और नॉर्मल एरिया की हम बात करें तो वेस्ट चंपारण सेकंड पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हमने बात कर लिया सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस जिले में है। अब बात करते हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया, सबसे कम फॉरेस्ट एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के। वो डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिर्फ 1.19 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे ही फॉरेस्ट कवर है, जो कि शेखपुरा के जोग्राफिकल एरिया का मात्र 0.17% ही फॉरेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड बात करें तो सेकंड पे अब आ जाएगा यहाँ पे अरवल। अरवल वो ज़िला है जो बिहार का सबसे नया ज़िला है, और अरवल सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। और ये कितने किलोमीटर, 4.14 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे या फिर एरिया पे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर मिलेगा। और थर्ड क्या करें, ये नीचे से हम थर्ड बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये कितना परसेंट है अरवल के जोग्राफिकल एरिया का, ये 0.65% है। और थर्ड पे हम बात करें तो जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि 4.43 किलोमीटर स्क्वायर पे यहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर है, जो कि इसके जोग्राफिकल एरिया का मात्र 0.48% है। ठीक है, तो हमने टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट का हमने बता दिया पिछले स्लाइड में कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। अब यहाँ पे देखिए टॉप 3 यानी बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ही कम है। तो सबसे कम है शेखपुरा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है अरवल में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है जहानाबाद में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। आज क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो एक टाइप है वेरी डेंस फॉरेस्ट का, VDF का, ये किस ज़िले में सबसे ज़्यादा है, बिहार के कौन से ज़िले में ये सबसे ज़्यादा है वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में ही सिर्फ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 249.34 किलोमीटर स्क्वायर है। और मैं बता दूँ कि वेस्ट चंपारण के आस पास भी कोई ज़िला नहीं आता है जहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो और जो भी ज़्यादातर जो फॉरेस्ट एरिया हैं वो तो आपको बताया कि बिहार में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया ओपन फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये तो हमने बताया कि वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा है वेरी डेंस, अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट बिहार के वेस्ट चंपारण में है। तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ये भी आपको वेस्ट चंपारण में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही वेस्ट चंपारण में ही सबसे ज़्यादा है बिहार में अगर हम बात करें तो। लेकिन ओपन फॉरेस्ट की बात हम अगर करें, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट तीसरा जो टाइप था, इसमें कैमूर आ जाता है। कैमूर में सबसे ज़्यादा है ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ देख पाओगे ये पूरा डेटा आपको दिख रहा होगा। यहाँ से मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रीमली फायर प्रोन फॉरेस्ट इन बिहार। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या परसेंटेज है कि बिहार में जो फॉरेस्ट में आग लगते हैं, मतलब आग लगने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बिहार में हैं। तो मतलब बिहार में अगर आग लगने की संभावनाएं हैं जंगलों में तो वो कितने परसेंट हैं। ठीक है, तो वो है 0.33%। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ देख लो एक्सट्रीमली फायर प्रोन फॉरेस्ट एरियाज़, तो यहाँ पे कुछ आप दिख रहा होगा, यहाँ ये रेड और यहाँ पे थोड़ा बहुत, तो यानी कि 0.33% जो है फायर प्रोन एरिया हैं। ये यहाँ पे और यहाँ पे आग लगने की थोड़ी सी संभावनाएं रहती हैं। तो फॉरेस्ट ट्री कवर ये सब मिलाकर तो सब कुछ हो गए। अब जो मुख्यमंत्री जी इतना जल जीवन हरियाली मिशन वगैरह चला रहे हैं, उससे क्या कुछ बेनिफिट हुआ है, क्या यहाँ पे ट्री कवर बढ़े हैं, लोगों ने पेड़ लगाए हैं? तो देखते हैं। तो ट्री कवर इंक्रीज इन बिहार बाय कितना ट्री कवर इंक्रीज हो चुका है पिछले ISFR 2019 के अपेक्षा। तो ये पिछली बार ये था 2003 किलोमीटर स्क्वायर पे ट्री कवर है।
ट्री की हम बात करें, जो पेड़ कहीं भी लगाए जा सकते हैं, पेड़ में घर के पास, ये सब की बात कर रहे हैं, जंगलों की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें 2003 किलोमीटर स्क्वायर पे ये फॉरेस्ट कवर थे 2019 में। और इस बार जो रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में बताता है कि 2341 किलोमीटर स्क्वायर पे फॉरेस्ट एरिया यानी कि ट्री कवर बढ़ गया है, इतना पर हो गया। यानी कि कितना बढ़ा या उस वक्त से अभी तक में ये बढ़ चुका है 338 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो विच ट्री आर फाउंड मैक्सिमम इन बिहार? तो बिहार में सबसे ज़्यादा किस तरह का पेड़ पाया जाता है? ये है साल ट्री। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और साल ट्री का साइंटिफिक नाम याद रखिएगा, सोरिया रोबस्टा, ये साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री इज़ मैक्सिमम इन रूरल बिहार? तो ग्रामीण बिहार में, बिहार के जो गांव हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ मैक्सिमम है? तो वो मैंगो ट्री। जी हाँ, आम का पेड़ गांव में लोग ज़्यादा लगाते हैं, तो गांव में ज़्यादातर आम के पेड़ हैं। और इसकी साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगनीफेरा इंडिका। ठीक है, और ये कितना है? 34.16% क्षेत्रफल पे। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे हमने बात किया रूरल बिहार। अगर हम बात करें अर्बन बिहार की, तो बिहार के शहरों में कौन सा पेड़ ज़्यादा है, मैक्सिमम है बिहार में? वो है लीची। जी हाँ, लीची का पेड़ ज़्यादा है। और लीची का साइंटिफिक नेम आपको पता है क्या क्या होता है? तो इसका बहुत ही सिंपल है, लिच्ची सेनेंसिस, ये इसका साइंटिफिक नाम होगा। और लीची जो है 13.87% पे फैला हुआ है। ठीक है, और आपको पता भी होगा मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, विच इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ प्लांट आर फाउंड मैक्सिमम इन बिहार? तो इन्वेसिव स्पीसीज, ऐसा इन्वेसिव स्पीसीज का कौन सा पौधा है जो बिहार में मैक्सिमम पाया जाता है? देखिए, इन्वेसिव स्पीसीज वो स्पीसीज होता है कि जैसे इसका नेटिव बिहार में नहीं है, बल्कि कहीं और से आया हुआ ये पौधा है और बिहार में आकर बिहार के इन्वायरमेंट को थोड़ा ख़राब कर रहा है। यानी बिहार का जो पौधा है वो उगना चाह रहा है, लेकिन उसको ये पकड़ के रखा है, ये उगने उसको नहीं दे रहा है। उसकी यानी कि बिहार के इन्वायरमेंट की इकोलॉजी जो है, क्योंकि ये जो पौधा बिहार का नहीं है, तो ये कहीं बाहर से आया हुआ पौधा यहाँ पे आकर डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो बिहार में इस तरह का पौधा पाया जाता है, इस तरह का स्पीसीज जो पाया जाता है, वह है लंटाना कमारा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, लंटाना कमारा है। और ये 261 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है बिहार में। तो यहाँ पे देख पाओगे आप, मेजर इन्वेसिव स्पीसीज है लंटाना कमारा, क्रोमोलिया ओडोराटा, अर्जिमोन मैक्सिकाना, कैसिटोरा, सेना एक्सीडेंटलिस। तो ये था हमारा बिहार ज्योग्राफी का कंप्लीट 5 चैप्टर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं BPSC सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। जय हिंद।